Okay, so thank you for being patient. Uh, okay, so Ayush was giving some example. Again, I'll repeat. I request all of you to switch on your videos and switch off your audio, other than the person who is speaking. So Ayush, you were saying something, beta. Yes, sir. Huh. Sir, sorry, but it's I just rectified. There's like a small fault in my example, but Okay. in the same way, I can give another example. For example, if you take A to be Belgaum, Correct. B चलो to ठीक है. be Karnataka. रुक जा. A I'm taking as Belgaum. For third question, na? For you're telling for this. Yes, sir. So A is, what is Belgaum? A city or all the residents of Belgaum? City. It's a अच्छा, city. okay. So okay. A is Belgaum. So it's a singleton set where I'm representing cities and A is a city Belgaum. Okay. Yes. B Then is B is Karnataka, which is a set of all the districts. Karnataka, which is a set of all the districts. ठीक है. Yes, So sir. set of all the districts of Karnataka. हाँ sir. Set of all the districts of Karnataka. Okay. And you take C to be India. C to be India. Set of all the districts of India. So 800 districts are there, around 800 districts are there. So set of all the districts of India. Huh. Sir, so it you can see like clearly if it does not belong. See, if set A is not a subset of B, then it cannot be a subset of C. Set A is not a subset of B, then it cannot be a subset of C. ठीक है. तो ये तो negation हो गया. तो And contradictions. हाँ हाँ. Okay, हाँ. Tell me, बेटा. Yeah. that's what the question is asking, right? If is not a subset of B and B is not a subset of C, then A cannot be a subset of C. हाँ, but यहाँ That's पर तो, what implies with it. पर Sir, यहाँ पर A तो, is a subset of B, no? यहाँ पर तो A is a subset of B ना बेटा आयुष. That's what, if you take it as, if it is not a subset, basically, if you take it, if it is not equal, like, that's what नहीं I'm नहीं, trying to say. कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा ट्रू नहीं होता है किसी चीज के नेगेशन में ना. हमेशा ट्रू नहीं होता कॉन्ट्राडिक्शन. तो आप इसको प्रूफ तो कर रहे हो कॉन्ट्राडिक्शन से कि अगर ए बी का सबसेट है, यहां पर तो है, अगर ए बी का सबसेट नहीं होता और बी सी का सबसेट नहीं होता तो ए सी का सबसेट नहीं है, नहीं होता. ये वाली चीज Yes, हमें sir. प्रूव करनी है. ठीक है. पर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा ट्रू नहीं होता. कुछ इंप्लीकेशन के स्टेटमेंट्स होते हैं. यार क्या करूं मैं इसमें. सेट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. हाँ, जो जो कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं ना भाई कि ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, तब ए सी का सबसेट नहीं है, तो सीधा सीधा जा रहे हैं. आप बोल रहे हो कि देखो ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तभी ए सी का सबसेट हो रहा है. ये कॉन्ट्राडिक्शन ट्रू नहीं होगा. ये कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा ट्रू नहीं होगा. अब इसके लिए मैं कोई एग्जाम्पल सोच नहीं पा रहा हूं, पर इसके लिए एग्जाम्पल होगा. अब सोचना पड़ेगा इसके लिए एग्जाम्पल. पर इसके लिए हमें सीधा सीधा ही जाना है. जब तक हम टाटोलॉजी या फैलेसी के बारे में नहीं समझ रहे. फैलेसी मतलब होता है जो हमेशा फॉल्स हो, टाटोलॉजी मतलब होता है जो हमेशा ट्रू हो, और इन दोनों के बीच में आता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए हम कभी उल्टा नहीं जाते. मतलब आप ऐसा सोच लो कि ढेर सारे पॉजिटिव साइंस हैं और ढेर सारे पॉजिटिव साइंस में से किसी एक साइन को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं. ढेर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनमें किसी एक नंबर को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो क्या होगा? पूरे के पूरे नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे. तो ये उस तरह से इसको सोचना है कि भाई यहां पर जो नेगेशन हो रहा है पूरा का पूरा नेगेशन हो जा रहा है. इट इज नॉट. क्या कर सकता हूं भी. सो माय लैपटॉप इज नॉट. ठीक है, आधा दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैपटॉप. ओके,
So let us see if it works. If it doesn't, I will manage it somehow. Okay, ठीक है। तो आयुष जो बोला था, हाँ आयुष, उल्टा नहीं जाना भाई, कॉन्ट्रडिक्शन से नहीं जाना है कि भाई ए बी का सबसेट देखो है, देखो बी सी का सबसेट है, इसलिए ए सी का सबसेट हो जाएगा, इसीलिए ए सी का सबसेट हो रहा है। ए का सिटी चेंज कर दो, अदर सिटी फ्रॉम अदर सिटी, नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो, तो ए विल बी अ सबसेट ऑफ, तुम नहीं समझ रहे हो। वो बोल रहा है कि यहाँ पर जब ए बी का सबसेट हो रहा है और जब बी सी का सबसेट हो रहा है तभी ए सी का सबसेट हो रहा है, ठीक है, ये वाली चीज आयुष बोल रहा है। तो अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा, अगर बी सी का सबसेट नहीं होगा, तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है वो। तो कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। नहीं ऋषिकेश, तुम ऐसा बोलना चाहते थे ना भाई कि कोई दूसरा सिटी ले लेंगे, कोई दूसरा ये ले लेंगे, कोई दूसरा स्टेट ले लेंगे और कोई दूसरा कंट्री ले लेंगे, कोई XYZ कंट्री ले लेंगे। सपोज मैं डिस्ट्रिक्ट तो लेता हूं बेलगाम, मैं कंट्री ले लेता हूं, पाकिस्तान तो नहीं लेंगे, मैं कंट्री ले लेता हूं चाइना, चाइना भी नहीं लेंगे, मैं कंट्री ले लेता हूं श्रीलंका, ओके, और मैं श्रीलंका के किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं चाइना के डिस्ट्रिक्ट का नाम या यूएसए ले लेता हूं। तो मैं सर सिर्फ बेलगाम को चेंज कर दिया तो सब प्रूव हो जाएगा ना सर? नहीं, वहां पर फिर आप ये कहाँ लिख रहे हो, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। स्टिल कर्नाटका इज अ सबसेट ऑफ इंडिया ना, सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया ना। यार तुम लोग अगर ये वाली चीज में फंस रहे हो तो फिर तो सिंपल नंबर से ही कर सकते तो। हाँ सिंपल नंबर से कर सकते हैं, पर इसमें चलो सभी दिमाग लगा रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। By the way, because the class started late, मैं काफी लंबी क्लास खींच सकता हूँ, so be prepared. Okay, so A is a city, and B is यहाँ पर इसका सबसेट हो जा रहा है। तो अगर आपको ये करेक्ट ही बनाना है, अगर इसका सबसेट नहीं बनाना है, sir, but the given thing is only B is not the subset of C. Then we have to take a set which is not the subset of C. So okay, Rishikesh will tell क्या होगा यहाँ पर using these things. ये सारे एग्जाम्पल्स में ऋषिकेश विल हेल्प अस। चल सर, ए में विल टेक बेलगाम, I've taken Belgaum. B will take the cities in California state. C will take all the cities in India. All the cities in India. A is not a subset of B, but it is a subset of C. And B is not a subset of C. A is not a subset of B. Correct. B is not a subset of C, but A is a subset of C. हाँ ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी फैलेसी का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, और जो एग्जाम्पल अनीशा ने दिया था, फैलेसी मतलब फॉल्स स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल अनीशा ने दिया था, अनीशा ने ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है और अगर बी सी का सबसेट नहीं है, हाँ ठीक है, तब भी ए सी का सबसेट नहीं होगा। ओके, तो अनीशा ने इस चीज को ट्रू प्रूफ करने की कोशिश की थी, ठीक है, और यहां पर है ये इस चीज की फैलेसी। तो ऐसा कोई भी एक स्टेटमेंट जो उसकी फैलेसी बना दे, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट दे दे, मतलब हाँ कभी कभी तो ट्रू हो जा रहा है लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है। हाँ बोलो बेटा। may or may not be the subset of C, तो वैसे हो जाएगा ना। A will Sir, A may or may not be the subset of C. हाँ बोलो बेटा, बोलो सुज्ञान। So वहाँ स्टेटमेंट दिया है ना थर्ड वाला, if A is not subset of B and B is not subset of C, तो वहाँ दो सिचुएशंस में कभी ट्रू हो रहा है कभी फॉल्स, तो फिर वो A may or may not be the subset of C वैसे आएगा ना सर? नहीं, अगर वो हमेशा ट्रू हो रहा है तब स्टेटमेंट ट्रू है, अगर हमेशा ट्रू नहीं है कभी कभी भी फॉल्स हो जा रहा है तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर हमेशा ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, अगर कभी भी फॉल्स हो जा रहा है तो वो पूरा फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए तो मैं इसकी एनालॉजी बताया कि भाई दुनिया में सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, एक नंबर को नेगेटिव कर दो, उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा सोचा करो, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग, ये बाकी सब लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं क्या अभी भी? इस वाली चीज में अभी भी डाउट है क्या?
अगर स्टेटमेंट किसी चीज के लिए ट्रू है, किसी चीज के लिए फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है भाई, वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अगर स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ, अभी लिख लो इसको भाई, अगर हमेशा ट्रू है तभी टाटोलॉजी बनेगा। हमेशा ट्रू होने का मतलब होता है टाटोलॉजी। तो अगर हमेशा ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट ट्रू बनेगा। किसी भी चीज के लिए फॉल्स हो जाएगा तो फिर उसको हमेशा फॉल्स ही मानेंगे, मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स है। कभी कभी जो ट्रू हो जाए फिर भी फॉल्स रहे, वो फॉल्स ही है भाई। ठीक है, तो अनीशा ने जो बताया उसमें उसने बताया कि ये ट्रू कब है, ऋषिकेश ने जो बताया उसमें बताया फॉल्स कब है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स ही है, ये ट्रू नहीं है। कभी भी फॉल्स हो जा रहा है तो स्टेटमेंट पूरा का पूरा फॉल्स ही हो जा रहा है। ठीक है, ओके। तो चलो अच्छी चीज डिस्कस कर ली। मैंने ये सब क्वेश्चंस कभी पढ़े नहीं थे। ओके, सो फोर्थ वन में डाउट है भाई आपको सुधनयान? नहीं सर, वो क्लियर हो गया। वो क्लियर हो गया, ओके ठीक है चलो। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे, सबसेट्स के। और किसी को कोई डाउट है भाई फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1 में किसी और को किसी क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारी चीजें उतनी क्रिटिकल नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है आप इसको कर पाए। सो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें ये बताना है कि इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के फॉर्म में है या यूनियन के फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है भाई ये सेट्स? तो देखो एक जो चीज मैंने नहीं बताई है उस चीज को मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेता हूं। कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, ओके, ऐसा कुछ है, सेट ए है और ये वाला सेट है मान लो मेरा सेट बी, ठीक है, ये वाला सेट है मेरा सेट बी, ठीक है। तो इनके बीच में हम कॉमन रीजन की बात करते हैं। जो कॉमन रीजन होता है वो क्या होता है बेटा? जो कॉमन रीजन होता है वो क्या होता है? ये हो गया मेरा कॉमन रीजन। तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, ये वाले कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। अब जब मेरे ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखा जाएगा भाई? एक सेट के फॉर्म में, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी खुद में भी एक सेट है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे नल सेट के फॉर्म में। ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी अ नल सेट, ठीक है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी एक नल सेट है तो जो उसका डायग्रामेटिक वेन रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? कोई कॉमन रीजन होगा ही नहीं इन दोनों के बीच में, कोई कॉमन रीजन नहीं होगा इन दोनों के बीच में। तो अब दोनों सेट्स कैसे होंगे? बिल्कुल अकेले अकेले भाई, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ठीक है। सो इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन, अरे ये क्या आ गया, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा तो कोई कॉमन रीजन नहीं आएगा ए और बी के बीच में। तो ऐसे हो जाएंगे ए और बी, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे ए और बी। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी था, ये वाला रीजन देता था पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब वो चीज नहीं मिल रही है, ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट हो गया तो ए और बी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। तब ए और बी को क्या बोलेंगे? इफ A intersection B is equals to phi, a null set, then A and B are disjoint sets. ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। Yes. अब हमने कुछ चीजें पढ़ ली, हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, हमने ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी के बारे में पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ाना था। अभी लास्ट क्लास में हमने ये वाली चीज भी पढ़ी कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक्चुअली यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से निकाल देंगे। कौन से एलिमेंट्स निकाल देंगे भाई? जो एलिमेंट्स ए में हैं तो वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो एलिमेंट्स ए के कॉम्प्लीमेंट में हैं, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन एक्चुअली अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये वाली चीज पता है ना भाई, बताई थी। एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दो, एलिमेंट्स को निकाल दो, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये सारे जो फिगर्स हैं ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले वाले फिगर में जो भी फिगर्स हैं उसमें जो कलर्ड रीजन है, ठीक है,
जिस रीजन में कलर है भाई, वो रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सबसे पहले वाले सेट में, पहले वाले यूनिवर्सल सेट में ये वाला जो रीजन बाहर बाहर में कलर हो रहा है, ये वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा अभी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिल रहा है? ए के मैं सारे के सारे एलिमेंट्स ले रहा हूं, बी के सारे एलिमेंट्स ले रहा हूं और उनको एलिमिनेट कर दे रहा हूं यूनिवर्सल सेट से। जो मेरा बाहर में सेट है, ये वाला सेट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो देखो, तो जो अभी मेरा फीजिबल रीजन है उसमें ना ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं। सर ए के भी एलिमेंट्स नहीं आ यूनिवर्सल रहे। सेट में ए यूनियन बी, हाँ बेटा, यूनिवर्सल सेट में ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ए यूनियन बी को एलिमिनेट करेंगे। हाँ, यूनिवर्सल सेट में ए और बी को एलिमिनेट कर देना है, मतलब ए यूनियन बी को एलिमिनेट कर देना है। तो अभी क्या हो रहा है कि ना ही मुझे ए के एलिमेंट्स में लेने हैं, ना ही मुझे बी के एलिमेंट्स लेने हैं। मुझे ए के भी एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, मुझे बी के भी एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। तो जरा आप सोचो कि अभी के लिए ए वाले केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो तो बेटा, क्या ये दोनों सेट्स मेरे डिसजॉइंट सेट्स हैं? क्या ये दोनों सेट्स मेरे डिसजॉइंट सेट्स हैं? तो अगर ये दोनों सेट्स मेरे डिसजॉइंट सेट्स हैं तो कौन सी चीज बाहर जीरो हो जाएगी भाई? कौन सी चीज को एलिमिनेट कर देंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर मेरा जीरो हो जाएगा तो एक्चुअली में बचा हुआ पार्ट क्या है भाई? इतना सा पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। देखो तो कलर्ड पोर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये वाली चीज हो जाएगी यूनिवर्सल सेट। ए वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और एक्सेप्ट सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी को निकाल दिया मैंने, सेट ए को भी एक्सक्लूड कर दिया, सेट बी को भी एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर है ये चीज? सेट ए को भी एक्सक्लूड कर दिया, सेट बी को भी एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि सेट ए प्लस बी अभी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। तो अगर मैंने दोनों को एक्सक्लूड कर दिया तो एक्चुअली ये वाली चीज किसके इक्विवेलेंट है? यह यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। और अभी बताया ऊपर फॉर्मूला भाई कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस वो वाला गिवन सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो इस चीज को किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं भाई? इस चीज को किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर लिख सकते हैं, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ बेटा तनया? समझ में आया सर? बढ़े आगे? ओके, ठीक है, चलो। ए वाला पार्ट क्लियर हो गया, सभी को क्लियर है ना भाई? यस सर। चलो सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या जो पूरा का पूरा ए है वो बी के अंदर आ गया? जो सेट ए है वो पूरा का पूरा बी के अंदर आ गया। पहली चीज तो ये दिख रही है, पूरा का पूरा सेट ए बी के अंदर आ गया, ठीक है। तो दो चीजें पता चल सकती हैं सेकंड वाले फिगर से, दो चीजें पता चल सकती हैं। पहले तो जो फीजिबल रीजन है वो क्या है? जो फीजिबल रीजन है वो क्या है? जो फीजिबल रीजन है वो क्या है? बी और ए दोनों का जो कॉमन एरिया है, बी का एरिया ज्यादा बड़ा है, ए का एरिया उससे छोटा है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये बी और ए का कॉमन एरिया है। तो बी और ए का कॉमन एरिया कैसे निकलता है? दोनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज उसको देख के क्या पता चल रही है कि क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब उसका उसके अंदर भी लाई कर रहा है और उससे छोटा भी है, ठीक है। उसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, ठीक है अवधूत बेटा? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
तो जब भी कभी ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब ए बी के अंदर आ जा रहा है भाई, ए बी के अंदर आ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या देगा, जब भी ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या दे देगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या दे देगा, ए इंटरसेक्शन बी दे देगा केवल ए, केवल ए। देखो तो जब बी ए से बड़ा हो गया और ए बी के अंदर है तो दोनों का कॉमन रीजन क्या है भाई, जो ए का रीजन है, दोनों का कॉमन रीजन है जो ए का रीजन है। चमका भैया, चमका ये वाली चीज Yes, चमका sir. है। तो दूसरे वाले से ये चीज पता चलती है, ठीक है। दूसरे ऋषिकेश कुछ बोल रहे हो बेटा? ओके, सेकंड वाले से ये चीज पता चलती है, ठीक है। अब थर्ड वाला चेक कर, हाँ बोलो बेटा। सर ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी ना, A belongs एलिमेंट भी रह सकता है ना पावर सेट का। देखो अभी क्या है ना कि जब मुझे पता नहीं है कि B एक डिस्क्रीट सेट है या B एक कंटिन्यूअस सेट है, तो मैं पावर सेट को कैसे डिफाइन कर पा रहा हूं, ये मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा ऊपर में मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा और फिर अचानक से मैं सेट पे आ गया, ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसे सेट्स बनेंगे जिनमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि आप एक सेट ले लो जिसमें कि जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और फिर मैं आपको बोलता हूं एक सेट ले लो जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब मैं आपको बोलूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इंफिनिटी है, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी इंफिनिटी है, ठीक है। यस सर। हाँ, Yes, अब sir. ऐसा बोल रहा हूं कि ये दोनों सेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों सेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं इनफाइनाइट नंबर्स में से इनफाइनाइट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया था इंफिनिटीज बहुत तरह की होती हैं, तो यहां पर एक बड़ी इंफिनिटी से एक छोटी इंफिनिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है ना? हाँ सर। एक बड़ी Yes, इंफिनिटी sir. से एक छोटी इंफिनिटी Yes, sir. सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन sir. इंफिनिटी तो हमें पता ही नहीं, इंफिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, तो दोनों ही इंफिनिटीज हैं, दोनों ही इंफिनिटीज हैं। तो ये वाली चीज कोई लॉजिकल नहीं लगती कि बड़ी वाली इंफिनिटी से छोटी वाली इंफिनिटी सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मेरे एलिमेंट्स डिस्क्रीट नहीं होंगे, जब भी मेरे एलिमेंट्स डिस्क्रीट का मतलब मैं एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाऊंगा, तब मैं केवल सेट से रिप्रेजेंट कर दूंगा उसको, तब मैं केवल सेट से रिप्रेजेंट करूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सो एंड सो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में सो एंड सो हैं, मैं केवल सेट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअस सेट और डिस्क्रीट सेट दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ये चीज? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लिखना शोभा नहीं देता है भाई, ठीक है। बढ़े आगे, मैं इंफिनिटीज के बारे में पढ़ाऊंगा आपको कभी, ठीक है। 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफिनिटीज आर देयर, मैं पढ़ाऊंगा। ओके, सो सेकंड वाला पॉइंट क्लियर है। जब सबसेट बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, A इज अ सबसेट ऑफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तब दोनों का इंटरसेक्शन सिंपली A आ जाएगा। क्लियर है भाई? सेकंड वाला, बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. ओके, पॉइंट नंबर 3, ध्यान देना, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। ओके, थर्ड वाले में क्या हो रहा है? थर्ड वाले में मैं एक्चुअली सेट ए से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, ये वाला एरिया निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है सर, हम सिर्फ ओनली ए नहीं तो A माइनस B भी लिख सकते A minus हैं। B. A माइनस यहाँ A पर इंटरसेक्शन B। करेक्ट, इसको लिख सकते हैं A माइनस B। फिर से समझना, A माइनस B का मतलब है कि A के सारे एलिमेंट्स में से B के एलिमेंट्स निकाल दो, वो एलिमेंट्स जो A और B में कॉमन है वो एलिमेंट्स निकाल दो, ठीक है। तो दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू सेट A माइनस A इंटरसेक्शन B, A माइनस A इंटरसेक्शन B। A में से क्या निकाल दिया भाई? ये देखो तो ये वाला A इंटरसेक्शन B था ना, A इंटरसेक्शन B था ना, तो सेट A में से A इंटरसेक्शन B बाहर निकाल दिया। तो जो एरिया बचा भाई, ये ब्लू पोर्शन जो एरिया बचा, वो वाला एरिया हो जाएगा या तो A माइनस B या तो A माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि सर ये A माइनस B और A माइनस A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब सर ये B और A इंटरसेक्शन B बराबर है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अलजेब्रिक डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं। मैं 5 माइनस 3 नहीं कर रहा हूं, मैं अलजेब्रिक डिफरेंस नहीं निकाल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, सेट A में अभी जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से सेट B वाले एलिमेंट्स निकाल दो, सेट B वाले एलिमेंट्स निकाल दो। तो एक्चुअली मैं कॉमन एलिमेंट्स को निकाल रहा हूं। क्लियर है ये चीज? A में से A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है A के सारे एलिमेंट्स देखो और वो एलिमेंट्स जो B में भी हैं उनको बाहर निकाल दो उससे, ठीक है। तो फिर से मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि भाई ये अलजेब्रिक डिफरेंस नहीं है।
कल वो मत बोलना सर ये वाली चीज बी है, ये वाली चीज ए माइनस बी है, अगर दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है? नहीं बराबर है, ठीक है, नहीं बराबर है, क्योंकि हम अलजेब्रिक डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं। चलो ओके, तीसरा वाला जो है वो कुछ कुछ पहले वाले से मिलता जुलता है, चमक रहा है, सॉरी दिस इज द फोर्थ वन। ओके, डी वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट वाले पार्ट जैसा ही है बिल्कुल। डी वाला पार्ट जो है उसमें देखो तो जो पिंक पोर्शन है वो क्या है, ना ही उसमें ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना ही उसमें बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं। पिंक पोर्शन में ए के एलिमेंट्स भी नहीं है और बी के एलिमेंट्स भी नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बोलो तो शांतनु बेटा। यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है शांतनु बेटा, बोलो बेटा शांतनु। यस सर। बी वाले में क्या हो रहा है, ना ही ए के एलिमेंट्स लेने हैं ना ही बी के एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, कौन से एलिमेंट्स को मैं निकाल दे रहा हूं, देखो तो ये वाली चीज पूरी क्या है, ये वाली पूरी चीज क्या है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी, हाँ ये वाली चीज ए यूनियन बी है, ए बिल्कुल सही, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, डी वाले पार्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि यूनिवर्सल सेट में से कुछ एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दे रहा हूं। कौन से एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दे रहा हूं भाई, मैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दे रहा हूं, ठीक है, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दे रहा हूं। और आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में से जब कोई सेट सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बूलियन अलजेब्रा में, ये सेट अलजेब्रा में लिखा जाता है तो उसको कुछ ऐसा लिखते हैं हम, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्लियर है भाई। यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स निकाल दिए जो ए यूनियन बी के सेट में थे, तो वो एलिमेंट्स मिल गए जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। चलो ई वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके बहुत सही, बहुत सिंपल है भाई। अब ई वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से केवल कौन से एलिमेंट्स में एक्सक्लूड कर दे रहा हूं भाई, ए इंटरसेक्शन बी में एक्सक्लूड कर दे रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी एक्सक्लूड कर दिया तो यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिए बाहर भाई ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, हाँ बेटा, तो बचे ए इंटरसेक्शन बी का बच गया कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का बच गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्लियर है, पढ़ें आगे। यस सर। लास्ट वन बहुत सिंपल है, देख के बता सकते हो, यूनिवर्सल सेट में से कौन सी चीज निकाल दी गई है भाई, बी निकाल दिया गया है, तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या दिखा रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एफ वाला पार्ट हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, यस सर। ऐसे ही कुछ और, ये तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बात हो रही थी भाई, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, ठीक है। हमें अपना वेन डायग्राम वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलो इसके बारे में सोचो तो ये वाली चीज में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है भाई, ये वाली चीज में अभी के लिए ए का मैंने सारा का सारा पोर्शन ले लिया है, ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पर ए का सारा पोर्शन ले लिया है, ए का सारा पोर्शन ले लिया, और एक्स्ट्रा कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ जा रहा है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, सर बी यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन पकड़ लिया सर बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नहीं सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सर वही मतलब वो छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ सर, ए तो फुल सेट आएगा, प्लस वो बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब आप इक्विवेलेंट सेट बता रहे हो, जब आप यूनियन ले लेते हो ना तो उसमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो तो जब यूनियन ले रहे हैं तो देखो अभी क्या बोला सुज्ञान ने बोला कि सर आप ये वाला सेट ले लो, पहले ये वाला सेट ले लो बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, ओके, और आप सेट सर ये वाला सेट ले लो, नहीं बस इतने से ही काम चल जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी मैंने ये ले लिया, ये बी इंटरसेक्शन सी है, ये सभी को पता है ना भाई, ये वाली चीज बी इंटरसेक्शन सी है तो सभी को पता है। अच्छा अब बी इंटरसेक्शन सी का अगर मैं यूनियन ले लूं ए के साथ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ए के सारे एलिमेंट्स ले लें और इंग्लिश वाला और
और बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट ले लें, ठीक है। तो या तो वो एलिमेंट ए में लाई करता है या फिर बी इंटरसेक्शन सी में लाई करता है। इसका मतलब मैं पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जनता ले ले रहा हूं भाई, पूरी की पूरी ये जनता ले ले रहा हूं, ठीक है। तो समझ में आया क्या मसाला भाई? यस सर। ए का यूनियन लिया गया है यहाँ Yes, sir. पर बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का यूनियन लिया गया है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी को भी कंसिडर करना है, ए को भी कंसिडर करना है, और उनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो तो ऑलरेडी उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अथर्व जो बोल रहा था सब्ट्रैक्ट करके, वो भी इक्विवेलेंट सेम सेट आएगा। इसको कई तरह से लिख सकते हैं, सबसे छोटा रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। ओके, अब इसको लिखा मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिखा मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहीं से आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जिसको बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। आपने ये वाली चीज पढ़ी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऐसा लिखते थे ना भाई बचपन में? यस सर। ऐसा लिखते थे ना? तो बिल्कुल ऐसा ही है, बुलियन अलजेब्रा बिल्कुल ऐसा ही है। देखो तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, इस वाले यूनियन को ए के साथ कांस्टेंट रख दो, इस वाले यूनियन को ए के साथ कांस्टेंट रख दो। अब देखो इससे जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा वो आएगा ए यूनियन बी, बिल्कुल यही वाला फॉर्म में लिख रहा हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर है भाई? क्लियर है? यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि जब आप ए का यूनियन लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी से, ठीक है, तो ये बना देता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये पहला लॉ है, ठीक है। क्लियर है भाई? ये चीज क्लियर है? आगे Yes, बढ़े? सभी को समझ में आया? अब इसको प्रूव कर Yes, लेते हैं। आप बोलोगे सर आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो प्रूव कर लो भाई। वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं इस चीज को। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से क्या आता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ए यूनियन बी पहले क्या है? ए यूनियन बी है ये वाला सारा, अरे इससे तो काम ही नहीं चल रहा भाई, ये वाला सारा, चलो इससे चल जाएगा। तो ए यूनियन बी है ये वाली सारी जनता, ये वाली सारी जनता, ठीक है। ए यूनियन बी ये वाली सारी जनता है भाई, ठीक है। इसको करने का मैं तरीका बताऊंगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोचना है। तो ए यूनियन बी अभी के लिए ये वाली सारी जनता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आ रही है भाई? दूसरी चीज आ रही है ए यूनियन सी। अच्छा, ए यूनियन सी कौन सी जनता है भाई? सो ए यूनियन सी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स ले लो। सो ए के सारे एलिमेंट्स ले लिया, और सी के भी सारे एलिमेंट्स ले लो, और सी के भी सारे एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। तो ले लिया सी के भी सारे एलिमेंट्स, सी के भी सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो तो आप जो कॉमन शेडेड रीजन है वो एक्सट्रीम ब्लैक रीजन है, एक्सट्रीम ब्लैक रीजन है भाई। ये वाला रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया, ये पूरा ए का रीजन आ गया, और ये वाला छोटू सा रीजन आ गया, ठीक है। तो यही वाली चीज तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी था, यही वाली चीज तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी था। याद आ रहा है ना भाई? जो पूरा रेड कलर का पोर्शन था वो यही था। तो अभी मैंने क्या किया, केवल वेन डायग्राम का यूज किया इस चीज को प्रूव करने के लिए। क्लियर है? तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए, सिंपल वेन डायग्राम बना लो, आराम से प्रूव हो जाएगा भाई, ठीक है। बढ़े आगे भाई? क्लियर है? यस सर। अब आप बोलोगे सर बहुत मुश्किल होता है ये वाली चीज विजुअलाइज कर पाना। सर हर केस में हमें कलर ही करना पड़ेगा क्या कोई दूसरा मेथड नहीं है इसको करने का? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था लास्ट क्लास में कि हमेशा जब सेट्स बनता है, सबसे अच्छी चीज वेन डायग्राम्स में क्या थी कि जब 3 सेट्स बनता है तो वो नंबर ऑफ रीजन्स डिफाइन कर देता था, नंबर ऑफ रीजन्स डिफाइन कर देता है वेन, जो कि कैरल नहीं कर पाया था। कैरल में किसी दूसरे मेथड से नंबर ऑफ रीजन्स डिफाइन हुए थे। तो आप देखो अभी के लिए कौन कौन से रीजन आ जा रहे हैं भाई। इसको मान लो ए बी सी, ये वाला रीजन हो गया सी, ये वाला रीजन हो गया डी ई एफ, और ये वाला रीजन हो गया जी। इतने रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए जब मैं बात कर रहा हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की, तो कौन कौन सा रीजन आ गया भाई? ए डी जी एफ और ई, ठीक है, ए डी जी एफ और ई, ठीक है। अच्छा भाई लिख लेते हैं यहां पर भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में आया रीजन ए डी जी एफ, ए डी जी एफ, ए डी जी एफ और ई, ए डी जी एफ और ई, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। पकड़ पा रहे हो ना? हाँ। अब देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो चेक करते हैं ए यूनियन बी में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं। तो ए यूनियन बी में आ जाएगा ए डी बी एफ जी ई, ए डी ई एफ जी ई। ए यूनियन बी में आ जाएगा ए डी ई एफ जी ई, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी, फिर से एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं, ए डी बी एफ जी ई, ए यूनियन बी में आएगा ए डी ई, सर आपने बी भूल दिया सर, जी बी, ए डी बी एफ जी ई, ठीक है। और ए यूनियन सी में क्या आ जाएगा भाई? ए यूनियन सी में आ जाएगा ए डी एफ जी सी ई, ए डी एफ जी सी ई, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, ए डी एफ जी सी ई, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन्स निकालना। तो दोनों में कौन कौन से रीजन कॉमन हो जाएंगे भाई? तो ए तो कॉमन है, ए कॉमन है, फिर डी कॉमन है क्या? डी भी कॉमन है, एफ कॉमन है क्या? एफ भी कॉमन है, जी कॉमन है क्या? जी भी कॉमन है, ई कॉमन है क्या? ई भी कॉमन है, ठीक है। तो देखो तो यही वाली चीज क्रिएट हो गई क्या आरएचएस में भाई? यही वाली चीज क्रिएट हो गई क्या आरएचएस में? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जेई एडवांस्ड पूछता है सेट से क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछता है जेई एडवांस्ड, ठीक है। तो आप केवल किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में अभी जो मैंने ये रीजन्स डिवाइड करके बताई चीजें, केवल यही अप्लाई करोगे, वो शेड करने वाला नहीं अप्लाई करोगे, ठीक है। बुक्स में या बहुत सारे वीडियोस में कहीं पर भी देखोगे तो वो शेड करने वाला दिया हुआ है, ठीक है। आप वो चीज नहीं अप्लाई करने वाले हो कहीं, क्लियर है ये चीज? केवल रीजन्स में डिवाइड करोगे, सेम निकाल लोगे। चलो दूसरा वाला भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव का एक और लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ ऐसा भी होता है भाई, जैसे कि अभी यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरसेक्शन में, वैसे ही देखो तो इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो मैं इसका पिक्चर ले लेता हूं एक। ओके फाइन, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्लियर हो जाए भाई चीजें। ओके, हाँ भैया, चल देखो तो भाई, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से, ठीक है। तो बी यूनियन सी का मतलब बी के अंदर की सारी जनता, बी का मतलब बी यूनियन सी का मतलब बी के अंदर की सारी जनता और सी के अंदर की सारी जनता और सी के अंदर की सारी जनता, सी के अंदर की सारी जनता, ठीक है। और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, उसका इंटरसेक्शन ए का साथ मतलब ए के अंदर की जितनी जनता है उसका इंटरसेक्शन ले लोगे तो एक्चुअली इंटरसेक्शन इतने से पोर्शन का आएगा, इतू से पोर्शन का ही आएगा, क्लियर है? इतू से पोर्शन का ही आएगा। पकड़ में आ रही है क्या चीज भाई? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कुछ ऐसा दिखता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब कैसे निकालेंगे? तो पहले सेट बी का सारे के सारे एलिमेंट्स ले लो या सारा का सारा रीजन ले लो, फिर सेट सी के लिए सारा का सारा रीजन ले लो, फिर क्या करो, उसका इंटरसेक्शन मतलब बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के भी हैं। तो ये वाला है भाई ब्राउन शेडेड पोर्शन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो पहले तो ये वेन डायग्राम क्लियर है भाई? फिजिबल रीजन, फिजिबल कलर्ड रीजन क्लियर है? यस सर। इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, वही वाला प्रोसेस यूज किया भाई, एक्चुअली होता नहीं है ये वाली चीज तो बस पहला वाला एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, पर मैं पर्सनली इसको ऐसे ही याद रखता हूं। कैसे याद रखता हूं भाई? कि ये वाला जो चीज है, ये वाला जो इंटरसेक्शन है, ये अपने प्री मल्टीप्लाइड सेट या इसके जस्ट पहले जो सेट है उसका साथ नहीं छोड़ता है,
मतलब ए इंटरसेक्शन साथ साथ जाएंगे, ठीक है। फिर बी आएगा और सी आएगा और ये वाली चीज बीच में आ जाएगी भाई, ये वाली चीज बीच में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड यूज करना है एग्जाम में भाई, साफ साफ बता दे रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। 8 रीजन्स में डिवाइड करता है, बाहर वाले रीजन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो अभी 7 रीजन्स लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ। ये दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख लो डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। चलो फीजिबल रीजन मेरा, सर जी, फीजिबल रीजन मेरा क्या है भाई? फीजिबल रीजन है एफ डी और जी, फीजिबल रीजन है एफ डी और जी, ठीक है। ले लेते हैं भाई, प्रूफ कर रहे हैं हम, तो ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो इसका फिजिबल रीजन आ गया एफ डी और जी। पकड़ पा रहे हो ना सभी? ये वाली चीज पकड़ पा रहे हो ना भाई सभी? Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब मैं आरएचएस के बारे में सोचता हूं, आरएचएस के बारे में सोचता हूं। आरएचएस में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो आरएचएस में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी में है डी और जी, ए इंटरसेक्शन बी में है डी और जी। देखो तो ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है, वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो वो है डी और जी, वो है डी और जी। क्लियर है दीक्षा बेटा? क्लियर है ना बेटा? Yes. बाकी सबने अपना वीडियो क्यों ऑफ कर लिया भाई? कितना शर्माते हो यार, 30-40 बार बोल दिया मैंने। शांतनु, समझते नहीं हो, माना कि तुम स्मार्ट हो यार, ठीक है। वेदांत, वेदांत तुम्हें क्या लगता है शांतनु स्मार्ट है या नहीं है? तो पानी पी रहा था सर, इसलिए बोल। अरे पानी तो मैं भी पीता हूँ यार सर, चुपके से। हाँ तो अरे वो छोड़ो यार, मेन जो क्वेश्चन है वो बताओ। वेदांत तुम्हें क्या, अरे वेदांत तुम्हें क्या लगता है शांतनु स्मार्ट है या नहीं है? Depends. मार खाओगे यार तुम, ठीक है, उससे मार खाओगे। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन रीजन है डी और जी, ठीक है। तो यहां लग दे मैं डी जी, डी और जी रख दिया भाई। अब ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पोर्शन क्या है भाई? F और G. एफ और जी, ठीक है, एफ और जी, एफ और जी। चलो भाई, अब यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब सारे के सारे नंबर्स ले लो, लेकिन रेपिटेशन मत लेना। यूनियन का मतलब क्या होता है कि भाई जो पहले वाले में है वो भी लो, जो दूसरे वाले में वो भी लो, जो कॉमन है उसको एक बार लो, जो कॉमन है उसको एक बार लो, ठीक है। तो देखो, तो डी दूसरे वाले में है क्या? नहीं है, डी ले लेते हैं। जी दूसरे वाले में है क्या? जी दूसरे वाले में है, उसको एक बार लेंगे। एफ पहले वाले में है क्या? नहीं है, उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो डीजीएफ एफजीडी मतलब सेम हो गए, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी ट्रू हो गया। चमक गया भैया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप कुछ छोटी छोटी चीजें जो जो आपके लेवल से काफी कम लेवल की हैं, पर हाँ पढ़ना जरूरी है। सो हाँ, ये जो छोटे छोटे लॉज ये डायरेक्टली हो सकता है एग्जाम में आपको कहीं देखने को मिल जाएं, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ओके। अगर मैं किसी यूनिवर्सल सेट का ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेता हूं किसी गिवन सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं गिवन सेट के साथ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमको चमक तो रहा नहीं है, तो ये देखो बेटा, ये है यूनिवर्सल सेट और ये मान लो मेरा गिवन सेट है, ये मान लो मेरा गिवन सेट है, ठीक है। चमक गया भाई। तो पूरा का पूरा सेट और ये जो चंदा मामा है भाई बीच में, पूरा का पूरा सेट और ये जो चंदा मामा है बीच में, इनका कॉमन रीजन क्या आ रहा है? जो चंदा मामा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी गिवन सेट के साथ होता है, वही गिवन सेट, यही गिवन सेट आ जाता है, यही गिवन सेट आ जाता है, ठीक है। चमक गया भाई सभी को? Yes, तो sir. इसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं भाई, ठीक है। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। दूसरी चीज, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन ले रहा हूं, ये जो बीच वाली चीज है ना बेटा, ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल है, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, ठीक है। यूनिवर्सल, ओके, यूनिवर्सल का यूनियन विथ सेट ए, मतलब आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं यूनिवर्सल सेट के, और
और इंग्लिश वाला और सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं ए के। तो जब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ले ही लिए तो ए के एलिमेंट्स तो अपने आप ही उसके साथ आ गए। तो इसका जो आउटपुट आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। जो आउटपुट आएगा वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, चमक गया क्या भाई? ये भी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ले लो और ए के भी ले लो। ए तो उसी का पार्ट है भाई, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है भाई, चमक गया। अभी मैं आपको बोला बेटा आप जाओ यहाँ से रिलायंस फ्रेश, जो कि बंद हो गया है, तो उधर मत जाना। तो आप जाओ यहाँ से रिलायंस स्मार्ट। ठीक है, रिलायंस स्मार्ट गए, मैंने बोला कि भाई रिलायंस स्मार्ट की सारी चीजें खरीद लेना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हाँ मैंने सारी की सारी चीजें खरीद ली। फिर मैं बोलूंगा कि एक सेट ए ऐसा ले लो जिसमें आप केवल बॉर्नवीटा खरीद के ला रहे हो। ठीक है, बॉर्नवीटा, बूस्ट, माइलो, कॉम्प्लान, ये सब खरीद के ला रहे हो। ठीक है, तो भैया जब आप पूरा का पूरा रिलायंस स्मार्ट ही खरीद लिए तो बूस्ट, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान तो अपने आप ही उसके अंदर आ गया। तो पूरा का पूरा रिलायंस स्मार्ट ही हो जाएगा भाई उनका यूनियन। चमक गया भाई? चमक गया? चलो उसके बाद थर्ड वाला होता है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हुए अगर किसी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ले लें सेट ए से, अगर किसी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ले लें, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कुछ नहीं और कुछ में कॉमन है? एम्प्टी सेट हो जाएगा। कुछ नहीं और कुछ सेट्स में। ठीक है भाई, मैं बोलूंगा बेटा ये वाले की चेन और इस वाली चीज में क्या कॉमन है? तो इस वाली चीज में कुछ है ही नहीं, मेरा हाथ नहीं, मतलब मेरे हाथ के ऊपर की चेन रखा हुआ और मेरे हाथ के ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, एक एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो कॉमन ही होगा कुछ। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी गिवन सेट के साथ होता है एम्प्टी, लेकिन किसी एम्प्टी सेट का यूनियन किसी गिवन सेट के साथ क्या होता है भाई? मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स ले लो कुछ नहीं में और सारे के सारे एलिमेंट्स ले लो मेरे इस वाले हाथ में, तो भाई कुछ नहीं और ये वाली चीज मिला के क्या बन जाएगा? की चेन। मतलब जो गिवन सेट है वो मिल जाएगा आउटपुट में, गिवन सेट है वो मिल जाएगा आउटपुट में। तो ये भी चमक गया होगा भाई, ये भी चमक गया होगा। अभी पकड़ में आ गई चीज भाई सभी के? बढ़े आगे। फिफ्थ वाला पॉइंट ऐसा बोलता है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया और उसका इंटरसेक्शन ले लिया ए के साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट और ए में कौन से एलिमेंट्स क्या हैं कॉमन है? ए के कॉम्प्लीमेंट और ए में कौन से एलिमेंट कॉमन है भाई? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि भाई एक क्लास में सारे के सारे चलो तुम समझ गए हो। ठीक है, बहुत ही गंदा मैं एग्जांपल देने वाला था तो मैं वापस ले लेता हूं इस एग्जांपल को। ठीक है, सो ओके, सो दे देता हूं। ठीक है, एक क्लास में वो सारे के सारे बच्चे जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, वो एक सेट बन गया। और एक क्लास में बाकी सारे बच्चे जिनका नाम ए से शुरू नहीं हो रहा है वो दूसरा सेट बन गया। तो ये बाहर में बैठा हुआ जो सेट है ये दूसरा सेट है। ठीक है, तो क्या कॉमन है इन दोनों के बीच? सबका नाम ए से शुरू हो रहा है, जिसका नाम ए से शुरू नहीं हो रहा है उनमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है सर, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा भाई। लेकिन अगर इनका यूनियन ले लिया तो क्या होगा भाई? यूनिवर्सल सेट, पूरी क्लास मिल जाएगी जिसका नाम ए से नहीं शुरू हो रहा है, यूनियन जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है। अगर सारे के सारे बच्चों को मिले लोगे तो पूरी की पूरी क्लास मिल जाएगी। चमक गई ये चीज? यस सर। चलो, क्योंकि मुझे ही बाद में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ाना है तो अभी ही इसको नोट कर लिया ना भाई सभी ने? यस सर। एक सेकंड सर। हाँ 2 सेकंड्स, 1 सेकंड वाली चीज। चमक गया भाई? यस बेटा? यस सर। चल अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। मैं पूरी तरह से नहीं बता रहा हूं, मैं केवल इसका एप्लीकेशन सेट्स में क्या है ये वाली चीज बता रहा हूं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन।
सो मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था, आपने पढ़ा क्या वो ब्लॉग? दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ क्लास ऑफ 30 सम सर्टेन सेम बर्थडेज वाला, वो पढ़ा क्या? समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सर थोड़ा। ओके, तो उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का यूज हुआ है। अब देखो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या बोलता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या बोलता है, तो उसके पहले अभी तक हमने 3 सेट्स पढ़ा। मैक्सिमम मैंने क्या बोला था, जेई एडवांस्ड अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम कितने सेट्स देगा वो मैंने बताया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स कितने देगा वो? 4 देगा, ठीक है। एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में वो 4 सेट्स देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास अब 4 सेट्स हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है आपको क्या है? वेन डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वेन डायग्राम के डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कितने रीजन्स बन रहे हैं ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो अगर मेरे पास 4 सेट्स बन जाएंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो जाएंगे भाई 4 सेट के लिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो जाएंगे? अरे थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ठीक है। ऐसा ये नहीं बना पाऊंगा, और ऑफ कोर्स मैं यही प्रूव करना चाहता हूं कि बिना इसको बनाए भी मैं कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स काउंट कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऐसा लगा दूं कि कॉमन रीजन मिल जाए, ठीक है। सो ये बन गए मेरे 4 सेट्स, ठीक है। अब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं इस चीज को स्केच करने का, बस ऐसे मान लो कि 4 सेट्स हैं, ठीक है। तो एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि बिना बताए सोचना है आपको कि जब मैं 4 सेट्स लूंगा तो कितने रीजन्स बनेंगे? 4 सेट्स में 16 रीजन्स बनेंगे। कैसे बनेंगे 16 भाई? सर दैट 2 raised to n फॉर्मूला। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ सबसेट्स जैसा ही होता है नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है। अब क्यों होता है ये समझना, और कैसे हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला, किसी का भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। क्या प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चारों के चारों केसेस ले लेता हूं। सबसे पहले मान लो कि दुनिया में कोई सेट है ही नहीं, यूनिवर्सल सेट है, कोई सेट है ही नहीं, केवल यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट बिल्कुल एम्प्टी है भाई, यूनिवर्सल सेट बिल्कुल एम्प्टी है। फिर लेंगे दूसरा वाला केस जिसमें हमने 2 सेट्स का इंटरसेक्शन पढ़ा था, ओके। तो ये था मेरा पहला सेट, और यहां पर ले लेते हैं अपना दूसरा सेट, ठीक है। यहां पर ले लिया मैंने दूसरा सेट। सो 2 सेट्स का इंटरसेक्शन पढ़ा था जिसमें कितने रीजन्स आए थे भाई? 4 रीजन्स आए थे, ठीक है। फिर तीसरे केस में कितने सेट्स का इंटरसेक्शन पढ़ा था? 3 सेट्स का इंटरसेक्शन पढ़ा था। इसमें कितने रीजन्स आए थे भाई? 8 रीजन्स आए थे। 9 नहीं थे बेटा? हाँ सर। वो तो कैरल की गलती थी ना भाई, उसने गड़बड़ पढ़ा था। ओके, सो ये एक रीजन, सॉरी, अभी ये 4 रीजन हो गए, उसको ऐसा एडजस्ट किया कि नंबर ऑफ रीजन्स हो गए 8, ठीक है। नंबर ऑफ रीजन्स हो गए 8। अब याद करो कि ए यूनियन बी में अगर केवल एम्प्टी सेट, सॉरी, अगर केवल यूनिवर्सल सेट ही दिया हुआ है, उसके अंदर कोई सबसेट है ही नहीं, ठीक है, तो इसका सिंपली आउटपुट, अब इसका मन आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस सेट का नाम यूनिवर्सल सेट रखो या इसके अंदर में कोई सबसेट है ही नहीं। तो जो मेरा यूनिवर्सल सेट है वही मेरे गिवन सेट के बराबर हो जाए। मान लो कि आपने एक सेट डिफाइन किया जो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट के ही बराबर है, ठीक है, तो वो उसको किसी रीजन में डिवाइड ही नहीं करेगा, एक ही रीजन बनेगा। क्लियर है? खुद यूनिवर्सल सेट अच्छा भाई, दूसरा केस जब मैंने लिया ए यूनियन बी, तब मुझे मिला ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैं वो एन वाला टर्म नहीं लिख रहा हूं, बस मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूं यहां से, ठीक है। तो देखो, जब 2 सेट्स लिया तो मैंने क्या किया? जब 2 सेट्स लिया तो मैंने
पहले सिंगल सिंगल डांस करने को बोला भाई इन दोनों को, ठीक है, सिंगल सिंगल डांस करने को बोला और फिर दोनों को एक साथ डांस करने को बोला, दोनों को एक साथ डांस करने को बोला, ठीक है। ओके ओके, तो यहां पर जो पहला एक रीजन था यूनिवर्सल सेट वाला, बाहर वाला रीजन, वो वाला रीजन तो आ ही रहा है, वो वाला रीजन तो आ ही रहा है, और ये मिलकर के मुझे एक और, ये मिलकर के मुझे 3 और एक्स्ट्रा रीजन दे रहे हैं। मतलब ये वाला रीजन जो बाहर में दिखता है यूनिवर्सल सेट वाला रीजन, ये तो मिलेगा ही, ये तो पहले वाले में भी मिल रहा था। अब 3 एक्स्ट्रा रीजन आ गए। 3 एक्स्ट्रा रीजन कौन कौन से आ गए भाई? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है। तो 1 वाला रीजन कहीं ना कहीं यहां से आ रहा है, फिर यहां से आ रहा है, और कहीं ना कहीं यहां से तीसरा रीजन आ रहा है। ये तीनों मिलकर के 3 रीजन डिवाइड कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली ए 1 + 2 है, एग्जैक्टली बी 2 + 3 है, लेकिन जो तीनों मिलकर के रीजन दे रहे हो कहीं ना कहीं 3 रीजंस में डिवाइड कर दे रहे हैं। इतनी चीज तो क्लियर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब मैं 2 सेट ले रहा हूं, 2 सेट ले रहा हूं तो पहले अकेले अकेले डांस कर रहे हैं, फिर दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब 3 सेट ले रहे हैं, 3 सेट ले रहे हैं तो देखो, तो 3 सेट ले रहे हैं तब क्या हो रहा है? ए यूनियन बी यूनियन सी, जब ये ले रहे हैं तो पहले तो अकेले अकेले डांस कर रहे हैं, ए + बी + सी, अकेले अकेले डांस कर रहे थे। फिर क्या किया भाई? दो मिलके डांस करने लग गए, सॉरी ए इंटरसेक्शन, दोनों मिलके डांस करने लग गए। सो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। और लास्ट में तीनों एक साथ डांस करने लग गए भाई, तीनों एक साथ डांस करने लग गए, ठीक है। अच्छा, जब ऐसी चीज हुई तो काउंट करो कि कितने टर्म्स आ रहे हैं, कितने टर्म्स आ रहे हैं? 1 2 3 अकेले अकेले वाले, फिर दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं 4 5 6 दो वाले टर्म्स, और लास्ट वाला तीनों एक साथ डांस कर रहे हैं तो तीनों वाले टर्म्स आ गए, ठीक है। ओके, अब वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर कि भाई जब 4 सेट्स हो जाएंगे तब क्या होगा? 4 सेट्स हो जाएंगे तब क्या होगा? तो पहले इनको अकेले अकेले डांस कराते हैं भाई, पहले अकेले अकेले डांस कराएंगे तो देखो तो आएगा ए + बी + सी + सी + डी, फिर दो को एक साथ डांस कराएंगे भाई तो आएगा - ए इंटरसेक्शन बी - बी इंटरसेक्शन सी। और ये माइनस क्यों आ रहा है समझ जाएगा तुमको। देखो, स्टार्ट करो पॉजिटिव से, जब दो का पेयर आ रहा है तो नेगेटिव आ जा रहा है। स्टार्ट करो पॉजिटिव से, जब दो का पेयर आ रहा है तो नेगेटिव आ जा रहा है। जब 3 का ट्रिपलेट आएगा तब पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चेंज करते रहना है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी क्लियर कर लो भाई यहां पर, ये जो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस हैं ये कैसे चेंज हो रहे हैं भाई? ये पेयर से चेंज हो रहे हैं, ट्रिपलेट से चेंज हो रहे हैं, क्वाड्रपलेट से चेंज होंगे। तो जब एक लोगे, एक को प्लस लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक का सिंगलटन सेट लोगे या सेट्स लोगे तो प्लस लेना पड़ेगा, फिर जब दो पे जाओगे तो माइनस लेना पड़ेगा, फिर जब 3 का ट्रिपलेट बनाओगे तो फिर से प्लस लेना पड़ेगा, फिर जब 4 का क्वाड्रपलेट बनाओगे तो फिर से माइनस लेना पड़ेगा, और ऐसा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज होता रहेगा। ये चीज क्लियर है? यस सर, यस सर, समझ गया ना भाई? Yes, sir. प्लस से शुरू किया, 2 का पेयर लिया, माइनस कर लो, 3 का ट्रिपलेट लिया, प्लस कर लो, 4 का क्वाड्रपलेट लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। चलो, तो ये दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं भाई, ए बी आ गए, बी सी आ गया, सी डी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, डी ए आ जाएगा, डी ए आ जाएगा, सॉरी डी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, डी ए आ जाएगा, एंड डीबी भी आ जाएगा, एंड डीबी भी आ जाएगा, और सी ए आ जाएगा, और सी ए आ जाएगा, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो दो के पेयर ऐसे ही डांस कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो एक का पेयर बना लिया, दो का पेयर बना लिया, दो का पेयर बना लिया। आप 3 के ट्रिपलेट्स बनाने हैं तो सिंगल हो गए, 2 हो गया, अब 3 के ट्रिपलेट्स बनाने हैं तो 3 के ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे भाई? अब मैंने जैसे बताया आपको, ये साइन कन्वेंशन हमें याद रखना है भाई। प्लस से शुरू किया था, 1 के लिए नेगेटिव हो जाएगा, 2 के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, 3 के लिए फिर नेगेटिव हो जाएगा क्वाड्रपलेट्स के लिए। तो अब क्या सभी के साथ जो ट्रिपलेट्स बनाएंगे उन सभी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा? यस सर, Yes, sir. जो ट्रिपलेट्स आएंगे उनके साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर और कर लेते हैं,
ओके यहाँ पर था यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर A इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट हो जा रहा था, तो A की रीजन आ रहा था। ओके ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, तो ABC प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ABC, ओके प्लस ABD, सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D ABD प्लस BCD प्लस B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D प्लस BCD और प्लस CB, नहीं ABC तो हो चुका है, DCA है क्या, नहीं हुआ है, तो प्लस D इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A DCA। ठीक है, तो अब मैंने लिख लिए यहां पर 3 के ट्रिपलेट्स, ठीक है, विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, जो फोर्थ वाला फॉर्म बनेगा उसके साथ आप नेगेटिव साइन वापस से ले लेंगे, उसके साथ नेगेटिव साइन वापस से ले लेंगे, तो ये वाले 3 के ट्रिपलेट्स लिख लिए मैंने, इससे ज्यादा ट्रिपलेट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ठीक है, तो जब क्वाड्रप्लेट लिखा या एक साथ 4 आ गए तो उसके साथ नेगेटिव साइन दे दिया। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. अब देखो नंबर ऑफ रीजन्स की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ रीजन्स आए थे 4। कैसे आए थे 4 भाई? ये वाला रीजन 1 2 3 ये सेट्स एंड एक यूनिवर्सल सेट में जो बची हुई चीज है उसको एक सेट मान ले रहा था। जब नंबर ऑफ सेट से थे 3 तो नंबर ऑफ रीजन्स आ रहे थे 8। ठीक है, तो इनको मैं काउंट कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 और एक बाहर वाला 8। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ रीजन्स आ जा रहे थे 8। ओके, लास्ट वाली चीज देखो तो काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक बाहर वाला, ये तो सबके इंटरसेक्शन है, और एक बाहर वाला, तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही तो मैं सबसेट्स भी बनाता था। मैं सबसेट्स कैसे बनाता था बेटा, तो इतना तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ रीजन्स हो जाएंगे 16 और फॉर्मूला रटना नहीं है। फॉर्मूला आप किसी का भी, अगर मैं 5 सेट भी दे दूंगा तो उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, 5 सेट्स का भी फॉर्मूला आराम से लिख सकते हो भाई। तो रीजन्स भी लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। नंबर ऑफ रीजन्स कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रीजन्स इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीजन्स भी हो जाते हैं 2 raised to the power n, जहां पर n है नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स। क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. यस सर। चलो ये याद रखना, ये याद रखना। अब देखो हम लोग सबसेट्स कैसे बनाते थे, एक छोटा सा एग्जांपल। मैं अगर एबीसीडी मान लेता हूं, एबीसीडी मान लेता हूं, ये एग्जांपल है, इसको लिखना मत। नंबर ऑफ रीजन्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसको लिखना मत, बस सामने देख लो। ठीक है, एबीसीडी के सबसेट्स कैसे बनाएंगे, पहले अकेला अकेला लेना पड़ेगा। ए बी सी डी को बिल्कुल अकेले अकेले ले लोगे तो सिंगलटन सेट्स बनाओगे भाई, सिंगलटन सेट्स बनाओगे, फिर 2 का पेयर बनाओगे भाई, बी ए बी सी 2 का पेयर बनाओगे, जितने भी पेयर्स बनेंगे, फिर 3 का ट्रिपलेट बनाओगे, बी सी डी एंड सो ऑन, और फिर 4 के क्वाड्रप्लेट्स बनाओगे भाई, ए बी सी डी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जैसे मैं सबसेट्स बनाता था बिल्कुल वैसे ही मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन लिया है यहाँ पर। तो आपको याद करने की चीज क्या है, यहाँ पर सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट आपको पूछना चाहिए कि सर कहीं कहीं पर बीच में नेगेटिव साइन आ जा रहा है और कहीं कहीं पर पॉजिटिव साइन आ जा रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो चीज समझ में आ गई, नंबर ऑफ रीजन्स, नंबर ऑफ सबसेट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स बिल्कुल सेम है। तो आपको पूछना चाहिए कि सर ये जो नेगेटिव साइन आता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्यों आ जा रहा है? तो आप कुछ हद तक इसको समझ चुके हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाँ बेटा कोई एक्सप्लेन कर रहा मुझे। I think it is because they overlap. I mean, they come twice. So you have to subtract it once. Exactly. वो ओवरलैप to get union. हाँ, बिल्कुल सही, वो ओवरलैप हो रहे हैं, तो मुझे उनको इंक्लूड करने के बाद एक्सक्लूड करना पड़ रहा है। फिर से समझो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर केवल 2 क्रॉस 2 वाला देख लो। मैंने क्या किया, इसको पूरा का पूरा इंक्लूड कर लिया, फिर उसको पूरा का पूरा इंक्लूड कर लिया, तो ये वाला पोर्शन 2 बार इंक्लूड हो गया, तो इसको एक बार एक्सक्लूड करना पड़ेगा यूनियन निकालने के लिए, इसको एक बार एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर से देखो
ये वाली चीज में मैंने इसको एक बार इंक्लूड कर लिया, इसको भी इंक्लूड कर लिया, तो दोनों को इंक्लूड किया, तो ये हो गया इंक्लूजन। अब मुझे पता चला कि जो बीच वाला कॉमन पोर्शन है वो 2 बार इंक्लूड हो गया, लेकिन उसको इंक्लूड केवल एक बार करना था, तो उसको अब एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ये वाली चीज बता रही है एक्सक्लूजन। ठीक है, तो आप समझ में आया कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या बोलता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलता है कि पहले अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस होने चाहिए, लेकिन आपको सेट्स को चूज करना है। पहले सिंगल सिंगल सेट चूज करेंगे तो पॉजिटिव साइन दो, फिर डबल डबल सेट चूज करेंगे तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा उनको, इसलिए नेगेटिव साइन दो, फिर 3-3 सेट चूज करेंगे, ट्रिपलेट चूज करेंगे तो इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर कुछ कॉमन रीजन बन जाएगा तो फिर से एक्सक्लूजन करना पड़ेगा, फिर से नेगेटिव साइन देना पड़ेगा जब क्वाड्रप्लेट बनेगा। तो क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन अभी पीएनसी में वापस आएगा, तो मैं वो प्रिंसिपल नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं कि अगर कहीं आपको 4 सेट्स दिख जाए तो ऐसे सॉल्व करते हैं। बढ़े आगे भाई? यस Yes, sir. यस सर। चलो बहुत अच्छा। ओके, ये वाली चीज याद रखोगे। अब आ जाते हैं हम अपने मॉड्यूल पे। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आप सब नोट करके रखना भाई। सारी चीजें क्लास में पढ़ाई जाएंगी, जिसको क्रिटिकल चीजें याद रहेंगी वो अच्छा करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना, अभी मैंने कुछ ना कुछ क्रिटिकल बताया होगा जो एग्जाम में किसी तरह से आ सकता है वापस। ओके फाइन, सो वी वर ऑन एक्सरसाइज 2.1 तो कर लिया है। ठीक है, बस मॉड्यूल नहीं है। ये कौन भारत माता की जय लगा रहा है? हम भी लगाएंगे साथ में। ठीक है, तो पहले तो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं वो करेंगे। ओके सो फाइन, एकदम सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज फर्स्ट। जल्दी जल्दी आपको इसके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, और आप वॉलंटियरली कोई भी बता सकता है, चलेगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को शीट पे ले लेता हूं मैं। ओके सो बोल रहा है कि ए सेट है 3 5 7 9। सभी को दिख रहा है ना भाई? बच्चा लोग सभी को दिख रहा है ना? यस बी सेट है 7 9 11 13, सी है 11 13 15, डी है 15 17। चलो पहले वाले के बारे में बात करते हैं। सो ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो देखो तो यहां पर ए इंटरसेक्शन पहले बी निकाल लो, सॉरी बी यूनियन सी निकाल लो, पहले बी यूनियन सी निकाल लो। तो आप इसको दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली सॉल्व करोगे पहले बी यूनियन सी और उसका इंटरसेक्शन ले लोगे ए के साथ, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अरे अच्छा इससे लिख रहा था, हाँ इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अभी तो पढ़ाया भाई, अभी तो पढ़ाया ये वाली चीज। ठीक है, चल अब देखो तो भैया यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे, आपका कौन सा फॉर्मूला से ज्यादा बॉन्डिंग है भाई, कौन सा फॉर्मूला आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? सर सब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, हाँ पता नहीं क्या। हाँ भाई, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई? पहले वाले से देख के लिख लें या दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लें? तो कौन सा फॉर्मूला आपको पसंद है भाई? खुशी फर्स्ट वन। ठीक है, सो सेकंड वन को भूल जाते हैं। चलो बताओ तो बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? ये है मेरा बी, ये है मेरा सी। खुशी बोलो तो बेटा, बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 7 रहेगा, 9 रहेगा, 11 रहेगा। देखो 11 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, यूनियन लिख रहे हैं तो 11 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे 11। फिर 13 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, और फिर 15। तो ये हो जाएगा मेरा बी यूनियन सी। अच्छा, और चलो ठीक है, और ए में है 3 5
7, 9 और 11, ठीक है। तो जब मैं ए का इंटरसेक्शन लूंगा, अब इंटरसेक्शन आ गया बीच में, इंटरसेक्शन क्या बोलता है भाई, कॉमन कॉमन खेलना है भाई, कॉमन कॉमन खेलना है, मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों में है, ठीक है। तो वो एलिमेंट जो दोनों में है मैं बताऊंगा ये है 7, 9 और 11, ठीक है, 7, 9 और 11, ठीक है। तो चलो भैया इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या मिल गया भाई, एक सेट मिला जिसमेम क्या क्या आ रहे हैं, 7, 9 और 11 आ रहे हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ओके, दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला करते हैं, ऐसे ही करेंगे। हाँ इसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। हाँ इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है। तो कितने लोग पकड़ पा रहे हैं, चलो अभी के लिए वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ऐसे सिंपली करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं अलग से, और फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं अलग से, ओके, एंड फिर उसके बाद देखेंगे आगे का। सर बी यूनियन सी है ना उधर, बी यूनियन है, बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी है, चलो बी यूनियन सी निकालेंगे अलग से, और फिर उसके बाद उनका इंटरसेक्शन देखेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में कॉमन है। तो ए है ये, बी है ये, 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 कॉमन है, ठीक है। तो 7, 9 और 11 कॉमन हो गए। इंटरसेक्शन है अभी बी यूनियन सी में, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भाई, तो अभी बी यूनियन सी ऊपर में लिखा था क्या, ये बी यूनियन सी ऊपर में लिखा था, तो यही है। ये लिख देते हैं फिर से, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स, तो देखो तो कॉमन तो अभी भी 7, 9, 11 है भाई, यूनियन बी, हाँ ठीक है, ए यूनियन सर वो बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15 लिखना इज बी यूनियन। अरे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अच्छा 13, 15, 7, 9, 11 सेकंड वाला पार्ट है क्या बी यूनियन सी, हाँ ठीक है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15 को 13, 15 में। हाँ बेटा, सर कुछ ओके, मुझसे गड़बड़ हुई थी, मुझे लगा ये वाली चीज बी यूनियन सी है, ये वाली चीज बी यूनियन सी लिखी थी हमने, तो ये हो गया 7, 9, 11, 13 एंड 15, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो देखो तो इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या है भाई, 7, 9, 11, सेम ही है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 7, 9, 11 ही, 7, 9, 11, ठीक है। ओके, सेकंड वाला भी हो गया भाई, थर्ड वाला देखते हैं। सो थर्ड वाला है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले निकालेंगे ए यूनियन डी और फिर निकालेंगे बी यूनियन सी, ओके, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। सो ए यूनियन डी लिखते हैं, ए और डी के सारे एलिमेंट्स लिखना है, यूनियन लिखना है। सो ए यूनियन डी क्या हो जाएगा भाई, 3, 5, 7, 9, 11 तो आएगा ही, और 15, 17 भी आ जाएगा। ए यूनियन डी का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स भी लिखो, डी के सारे एलिमेंट्स भी लिखो, डी दिल्ली, ठीक है, डी के सारे एलिमेंट्स भी लिखो, और फिर जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको बस एक बार लिखो। तो यहां पर आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 9, 11 बहुत ही शुभ नंबर है, 9, 11, 15, 17, 9, 11, 15 एंड 17 ऐसा लिख लिया, ओके ठीक है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अरे ऐसा नहीं बनाना, सेट लिख रहे हैं तो ऐसा बनाएंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी फिर से वापस आ गया, क्या कितनी बार आएगा, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15। तो अब इनका इंटरसेक्शन भाई सेम पिंच है क्या भाई इन सबका, हाँ सर नहीं बस 15 नहीं है, 7, 9, 11, 13, 15, 17 नहीं है। सो आ जाएगा आउटपुट 7, 9, 11, 15, 17, 7, 9, 11, 15 है क्या, 17 नहीं है, 17 आएगा सर, नहीं आएगा, हाँ ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा आंसर। काफी टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, सो मैं फंस सकता हूं इसमें, ठीक है। ओके, चमक गया भाई, बड़े आगे। बाय द वे वो पेपर डिस्कशन मैं रेगुलर क्लास के बाद ही करूंगा, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट, ओके चलो। तो हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे भाई। अब वापस आ जाते हैं
ये लेवल 2 का मैचिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल 2 का मैचिंग करते हैं, तो मैचिंग खेलते हैं भाई। और मैं शीट पे ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को। सो लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 4। आप चिंता मत करो, जब अच्छा एक्सरसाइज आएगा तो मैं उसके क्वेश्चंस पूरे के पूरे भी सॉल्व करूंगा, कुछ एक्सरसाइजेस के, पर अभी वो समय नहीं आया है। अच्छा भाई, तो देखो यहाँ पर रीजन्स के नाम दिए हुए हैं। दो सेट्स के जो इंटरसेक्शन है, या दो सेट्स पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट को 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। अब क्या क्या होगा अगर इनमें से रीजन्स एम्प्टी होने लग जाए, ये रीजन्स एम्प्टी होने लग जाए, ठीक है। देखो तो पहला वाला केस क्या बोल रहा है भाई, रीजन 3 इज एम्प्टी। अगर रीजन 3 एम्प्टी हो जाएगा तो ये सेट्स कुछ ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। A and B are disjoint. A and B are disjoint, ठीक है। तो ये वाला इसको मान लो PQRS, ठीक है, इसको मान लो PQRS। तो यहां पर आ जाएगा आंसर Q, ठीक है। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या? डिसजॉइंट होंगे तो सबसेट नहीं हो सकता, इनका यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, और A इज अ सबसेट ऑफ B, ये वाली चीज भी हमेशा ट्रू नहीं होगी, तो केवल Q सही है, ठीक है। दूसरा वाला केस, रीजन 2 इज एम्प्टी। रीजन 2 किधर है भाई? यहां पर है, ये गायब हो जाए, ये गायब हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई? ए बी के अंदर चला जाए, या तो ए नल सेट है, ठीक है, या फिर ए किधर चला जाए भाई? बी के अंदर चला जाए। नहीं, रीजन 2 इज एम्प्टी। रीजन 2 अगर एम्प्टी हो जाएगा, हाँ, तो ए बी का सबसेट बन सकता है। रीजन 2 एम्प्टी हो जाएगा तो ए बी का प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो ऐसा हो सकता है, एक तो ये हो जाएगा मेरा बी, और इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ए और बी हमेशा अनइक्वल सेट्स हैं, तो दो केसेस हो सकते हैं। अगर रीजन 2 एम्प्टी हो जाए, अगर इसी वाले केस को देखा जाए, तो फिर ए छोटू रहेगा, ये मेरा ए है और ये पूरा मेरा बी है, ये पूरा मेरा बी है, ठीक है। तो पूरे का एक छोटू सा सेट है, पूरे का एक छोटा सा पार्ट है ए, पूरे का एक छोटा सा पार्ट है ए, इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है, ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ये वाला ऑप्शन, एस वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, रीजन जब 4 एम्प्टी हो जाएगा तो बिल्कुल उसका उल्टा भाई, रीजन 4 को हटा दो, रीजन 4 को निकाल दो, तो बी अब कितना है? बी केवल इतना छोटू सा है, और पूरा का पूरा ए है, बी बिकम्स प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पी, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद लास्ट वन, रीजन 1 इज एम्प्टी। रीजन 1 किधर है भाई? ये बाहर में है। रीजन 1 एम्प्टी हो जाए, इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज पूरी ए और बी ने पूरा का पूरा सेट को कवर कर लिया है, कोई ऐसा रीजन है ही नहीं जो बच रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखते थे भाई हम? ऐसा कुछ लिखते थे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ऐसा लिखते थे ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो 1 वाला रीजन क्या है? 1 वाला रीजन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये वाली चीज 0 हो जाए तो क्या मिलेगा मुझे? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ए यूनियन बी। तो इसके लिए ऑप्शन आर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? बढ़े आगे, सभी को समझ में आ गया? यस सर, Yes, sir. चलो भाई, वेन डायग्राम्स के ऊपर थोड़ा सा और काम करना है, वेन डायग्राम्स के ऊपर थोड़ा सा और काम करना है। ओके, चलो, लास्ट चीज जो वेन डायग्राम्स में इंपॉर्टेंट भी है, वो है, उसको खुद से हम स्केच करेंगे, एक तो क्वेश्चन खुद से स्केच करेंगे ही। सो ये वाली चीज है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इयन मॉर्गन नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? डी मॉर्गन्स लॉ एक्चुअली में सेट्स का कोई लॉ है ही नहीं। डी मॉर्गन आप आगे जाए पढ़ोगे, मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं उसमें वो, इसके बाद आप डी मॉर्गन्स लॉ केवल कंप्यूटर साइंस में कहीं पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर्स, हाँ, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो एक्चुअली डी मॉर्गन ने कभी सेट्स के लिए लॉ ही नहीं दिया, लेकिन स्टार्टिंग होती है क्लास 11th की तो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया जाता है। तो ये वाली चीज का रेफरेंस, ये वाली चीज को रेफरेंस लेके आपको सेमीकंडक्टर्स
पढ़ना है 12th में फिजिक्स के एक चैप्टर में, ये वापस आएगा, ठीक है। सो ये वाला लॉ बोलता है कि अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं तो वो वाली चीज हो जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। तो आप कैसे इसको प्रूव करना चाहते हो, आप बताओ, पूरा पूरा वेन डायग्राम से या रीजन से प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करें भाई, बोलो भाई, चेक करने के लिए क्या करें? वेन डायग्राम चूज करें। वेन डायग्राम से कलर करके या रीजन से? रीजन रीजन। ठीक है, करते हैं ट्राई, देखते हैं रीजन से हो पा रहा है क्या। सो ये मान लो मेरे 2 सेट्स हो गए, ये मान लो मेरे 2 सेट्स हो गए। अच्छा भाई, तो अभी रीजन्स का नाम दे देते हैं, ये है मेरा रीजन 1, ये नहीं ABCD के नाम से दे देते हैं, सो वो बेटर होगा क्योंकि काउंटिंग नंबर्स तो पूरे अच्छे से आते भी नहीं है। ओके, सो ये हो गया मेरा रीजन A B C और बाहर वाला D, ठीक है। तो देखो तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है? A B C के अलावा जो चीज बची हुई है वो क्या है? D बची हुई है। तो A यूनियन B है A B और C। पूरे के पूरे संसार में भाई, पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में, पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में A और B को छोड़ करके कहां पर एलिमेंट्स हैं? D में है, रीजन 4 आ जाएगा इधर D। अब चेक करते हैं A कॉम्प्लीमेंट क्या है और B कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या है? A कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई? A कॉम्प्लीमेंट है A को छोड़ करके बाकी संसार में जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो A को छोड़ करके A में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A में एलिमेंट्स हैं A और B। A का रीजन है A और B, ठीक है। तो A और B A के रीजन है, तो A के बाहर का रीजन क्या हो जाएगा? C and D। A का रीजन है ना, E और D। हाँ, और B का रीजन यहीं पर लिख लेते हैं पहले। B का रीजन है बेटा, B का रीजन है B और C, B और C। तो A कॉम्प्लीमेंट का जो रीजन हो जाएगा वो A और B छोड़ करके बाकी जितने रीजन्स हैं, A और B छोड़ करके बाकी कितने रीजन्स हैं भाई? C और D है। और B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा B को छोड़ करके बाकी के सारे रीजन्स, तो A और D। तो देखो तो A कॉम्प्लीमेंट है CD, ओके, A कॉम्प्लीमेंट है CD। अच्छा भाई, B कॉम्प्लीमेंट है AD, और दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? कॉमन रीजन है D, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन बैठा हुआ, इंटरसेक्शन बोलेगा भाई कॉमन रीजन देखो, तो कॉमन रीजन दोनों में D है, तो ये हो जाएगा आउटपुट, ये हो जाएगा आउटपुट। क्लियर है भाई, दोनों जगह D आ गया, इसका मतलब डी मॉर्गन का जो पहला लॉ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी आप जे एडवांस्ड, बहुत दिन बाद आप किसी जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे सेट्स में, पर जब भी आप सॉल्व करो आप रीजन्स में डिवाइड करके करो, क्योंकि सेट्स पढ़ने का मतलब ही है वेन डायग्राम नहीं, वेन डायग्राम में जो रीजन्स है, रीजन्स इंपॉर्टेंट है ना। कैरल ने क्या किया? कैरल के लिए भी रीजन्स इंपॉर्टेंट थे, वो बाकी जितने भी सेट्स थे वो नहीं फ्रेम कर पाता और उसको नंबर ऑफ रीजन्स नहीं पता होते, ठीक है। ओके, सो सेकंड वाला फॉर्म, तो जैसे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया तो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया, ध्यान दो भाई, यहां पर यूनियन है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो किस में चेंज हो गया भाई? इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन में चेंज हो जाता है। दीक्षा सोना नहीं है बेटा, सोना नहीं है, ठीक है, हिम्मत रखो, क्लास खत्म होगी कभी ना कभी, ठीक है। सानिका हंसना नहीं है बेटा, हंसना नहीं है, मुंह से हाथ हटाओ, ठीक है। ऐसे क्यों करते हो बेटा? थक जाते हो क्या? ऐसा काफी छोटी। You are saying how is? I was noting down what you were saying. अच्छा, okay, nice. So मैं जो बोल रहा हूँ नोट करते हो आप। ओके, दूसरा डी मॉर्गन्स भाई, इयन मॉर्गन नहीं है, डी मॉर्गन है। ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, अनीशा बेटा इयन मॉर्गन को जानते हो आप? नो सर। नहीं जानते? इज अ ग्रेट पर्सन। आप क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हो अनीशा? Who won the ICC Cricket World Cup this year? नहीं जानते धारकई भाई। ओके, सो क्या हुआ कल? सो few of my friends are preparing for UPSC CSE
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो कल उनके रिजल्ट्स आए। काफी लोगों ने, यूपीएससी नहीं, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम्स आए। सो उसमें करंट अफेयर्स भी पूछता है यूपीएससी में। सो बहुत लड़कियां थी, ऑफ कोर्स एक दो फ्रेंड्स थी मेरी, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें पता है आईपीएल में सो एंड सो लास्ट 3 साल में किसने आईपीएल जीता है, इस तरह की चीजें। तो उन्होंने बोला नहीं पता। मैं बोला ये भी तो करंट अफेयर ही है, ठीक है। सो खैर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। इस वीक है एक्चुअली सिविल सर्विसेज का एग्जाम। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये ब्रेक हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ये ब्रेक हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा फिर से एक यूनिवर्सल सेट, और फिर बनाएंगे दो छोटू से सेट्स। तो बना लिया। मुझे कितने आसानी से मैं बना सकता हूं ये, तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। ऋषिकेश कॉपी में लिख रहा है? ऋषिकेश पक्का कॉपी में लिख रहा है ना बेटा? हाँ सर। हाँ ठीक है। ओके, तो देखो, तो रीजन मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। सो ये है ए बी सी एंड ये है रीजन डी, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए ऊपर वाला क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो पहले तो वही सेम कहानी, वापस चले जाओ भाई। ए है ए बी है बी सी। यहां पर फिर से लिख लेते हैं। रीजन ए है ए और बी, रीजन बी है, सॉरी रीजन कैपिटल बी है, बी और सी रीजन का टोटल रीजन। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट है, ए को छोड़ करके बाकी संसार की जितनी चीजें हैं, यानी कि सी और डी। बी कॉम्प्लीमेंट है, ए को छोड़ करके, सॉरी बी को छोड़ करके संसार की जितनी चीजें हैं, यानी ए और डी। अब ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए है ए बी है बी सी। ए है ए बी है बी सी, ठीक है। तो कौन बताएगा भाई? वेदांत ही बता सकता है इसको। वेदांत बेटा इन दोनों के लिए बोलना भाई, इन दोनों के लिए बोलना कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के लिए कौन सा रीजन कॉमन है? बी रीजन कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी है बी, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए क्या? उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बी को छोड़ करके कितने रीजन्स बन रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट बी, बाकी कितने रीजन्स बच गए? ए नहीं, एक्सेप्ट बी बाकी संसार में कितने रीजन्स बच गए? ए सी एंड डी। ए सी डी, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट है सी डी, बी कॉम्प्लीमेंट है ए डी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मतलब सारे के सारे रीजन्स जो ए कॉम्प्लीमेंट में हैं, दैट इज सी एंड डी, और सारे के सारे रीजन्स जो कि बी कॉम्प्लीमेंट में है, दैट इज ए एंड डी। तो डी तो रिपीट हो चुका है, तो केवल ए को ले लेंगे, तो ये दोनों रीजन्स भी सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो चमक गया भाई डी मॉर्गन का लॉ। यस सर, याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन हो जाएगा तो ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। प्रूफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये एक्चुअली प्रूफ है भी नहीं इसका, ठीक है। प्रूफ्स ऐसे नहीं करते। ओके, चलो फिर आ जाए भाई क्वेश्चंस के ऊपर। यस सर। चलो थोड़ा सा रियल लाइफ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं आप। सो मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज। ओके, ठीक है। द क्वेश्चन सेज अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल वॉच न्यूज चैनल। ये अभी के लिए नहीं, इसके पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूं। सो आई एम टेकिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम इन क्लास एक्सरसाइज। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स, बट इट्स बेटर कि उसके पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कोई अच्छा क्वेश्चन कर लो। ओके, हाँ ये अच्छा है, फिजिक्स और मैथ्स वाला। सो आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम इन क्लास एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7 from in class exercise. Okay, so the question says
In a class, 60% passed their physics examination and 58% passed in mathematics. तो इसका मतलब इससे क्या पता चलता है भाई? कौन सा पेपर टफ था? मैथ्स का पेपर टफ था, ठीक है। ओके, एक्चुअली इस बार के जेईई एडवांस में मैथ्स का काफी कॉम्प्लेक्स पेपर दिया गया, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, आसान पेपर आया था। फिर बोल रहा है एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड बोथ देयर फिजिक्स एंड मैथ्स एग्जामिनेशन। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ये एट लीस्ट वाला वर्ड है, एट लीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड बोथ देयर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है। सो बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, जब ये वाली चीज देखी तो आपको क्या लगा? क्या चीज पूछ रहा है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन M। एंड से क्या पता चलता है? इंटरसेक्शन पे जाना है, तो एंड देखा, इंटरसेक्शन लगा दी। ये वाली चीज की लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है? सबसे छोटी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी आपका क्वेश्चन परसेंटेज में हो ना, परसेंटेज में हो, आप कोशिश करो कि विथ रिस्पेक्ट टू 100 काउंट कर लें। मैं मान लेता हूं कि 58% बोल रहा है, मैं मान लेता हूं मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में क्या करना है? केवल 100 के साथ खेलना है भाई। तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड मैथ्स इज इक्वल्स टू 58। आउट ऑफ 100 58 है, 200 में कितने होते भाई? 116 होते, ठीक है। तो 200 के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हर 100 में इतने हैं, तो मैं 100 सैंपल स्पेस ले रहा हूं। 100 के सैंपल स्पेस में 100 का सैंपल ले रहा हूं। सैंपल स्पेस तो आप जानते हो ना, 10th में पढ़ा होगा शायद। यस सर। चलो, एक सैंपल ले रहा हूं 100 बच्चों का, जो 100 का सैंपल रिफ्लेक्ट करेगा वो सारी चीजें 200 का सैंपल, 300 का सैंपल भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब भी क्वेश्चन आए परसेंटेज में, आपको क्या करना है? हमेशा 100 ले लेना है, ठीक है। 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फिजिक्स एग्जामिनेशन इज 60, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फिजिक्स यूनियन मैथ्स, ईदर फिजिक्स और मैथ्स, ये वाली चीज हो जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स एग्जामिनेशन प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स एग्जामिनेशन माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स, ये वाला तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। यस, फॉर्मूला तो आपने पहले देखा होगा, ठीक है। Yes, अच्छा, अब आप ये बताओ कि पहले वाले नंबर के बारे में आपको क्या पता है? फिजिक्स यूनियन मैथ्स के बारे में आपको क्या पता है? सर 100 रहेगा, बिकॉज ये अज्यूम्ड कि 100 स्टूडेंट्स है ना। अच्छा, तो मैं ये मान ले रहा हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स और मैथ्स दोनों पास कर चुके हैं। सर वैसे नहीं सर, वो इंटरसेक्शन भी है ना, थोड़े लोग दोनों में पास हुए। नहीं, सुनो, आप क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा है क्या कि मैं ये मान ले रहा हूं कि सारे के सारे ने फिजिक्स और मैथ्स एग्जामिनेशन दिया है? अगर सारे के सारे ने फिजिक्स और मैथ्स एग्जामिनेशन दिया, मैं ये चीज मान ले रहा हूं क्या? हाँ सर, बिकॉज 60% तो पास हुए ना, तो 60% आउट ऑफ 100 ले रहे हैं। हाँ सर। तो 60%, ठीक है, क्वेश्चन में 60% पास लिख रहा है। ओके फाइन, ठीक है। और जो पास नहीं है उसको आप मान रहे हो फेल हो जा रहा है। ओके फाइन, सो लेट अस डू क्वेश्चन लाइक दिस। सो फॉर नाउ यू आर सेइंग दैट कि सर यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स एज वेल एज इन मैथ्स इज, मतलब फिजिक्स एज वेल एज इन मैथ्स नहीं, या तो फिजिक्स में पास हुए या तो मैथ्स में पास हुए, ऐसे कितने बच्चे हैं आप बोल रहे हो? ऐसे बच्चे हैं 100, या फिजिक्स में पास हुए या मैथ्स में पास हुए हैं, ऐसे बच्चे हैं 100, ठीक है। सभी लोग सहमत हैं इस चीज से? यस सर। Yes sir. but there might be students who didn't Yes, appear for any of the exams. अच्छा, तो ये मतलब पहली वाली A चीज क्या union बता B रहा है फिर से? कॉम्प्लीमेंट में भी थोड़े रहेंगे ना। हाँ, ए में यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? वो जो अटेंड ही नहीं किए एग्जाम्स। नहीं,
P यूनियन M का मतलब है जो फिजिक्स या तो फिजिक्स में पास हुए या तो मैथ्स में पास हुए, ठीक है। तो P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो फेल हो गए सर, जो दोनों में फेल हो गए, जो दोनों में फेल हो गए, ठीक है। तो P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट होगा जो दोनों में फेल हो गए। तो आप क्या बोल रहे हो अभी कि सर वो बच्चे जो दोनों में पास हो गए हैं वो 100 है, या तो फिजिक्स में पास हुए या तो मैथ्स में पास हुए, वो 100 है, ऐसा बोल रहे हो? अरे नहीं पकड़ पा रहे हो क्या? फिर से सुनो, ध्यान से सोचो। P यूनियन M क्या बोल रहा है? P यूनियन M बोल रहा है कि या तो वो बच्चा फिजिक्स में पास हो गया या फिर वो बच्चा मैथ्स में पास हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में पास हो गया, ठीक है। पर ये क्या वो वाला केस बोल रहा है कि जो दोनों में फेल हो जाएगा उसके साथ क्या हो रहा है? हाँ सर, वो फेल वाला बता नहीं रहा है, वो फेल वाला पार्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो हम जब ये मान रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100, सॉरी 1000 लिख दिया, हम जब ये मान रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100, तो हम क्या मान ले रहे हैं कि या तो वो बच्चा फिजिक्स में पास हुआ, या तो वो बच्चा फिजिक्स में पास हुआ है, मतलब ये 100 में या तो फिजिक्स में पास हुआ है या मैथ्स में पास हुआ है, ये वाले सारे के सारे केसेस ले रहे हैं। पर P यूनियन M ये नहीं दे रहा है। मुझे 100 क्या मिल रहा है? 100 है मेरा यूनिवर्सल सेट, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ये चीज 100 है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है 100, यहां पर यूनिवर्सल सेट। P यूनियन M कहीं से भी 100 नहीं है, P यूनियन M कहीं से भी 100 नहीं है। P यूनियन M क्या है? हाँ बेटा सर, बोलो। 100 माइनस P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट क्या? हाँ वैसा कुछ होगा। मैं पहले समझाना चाह रहा हूं कि आप P यूनियन हमेशा हमेशा जो बच्चा इस तरह का क्वेश्चन देखता है हमेशा उसको पहले बार लगता है कि P यूनियन M 100 है। P यूनियन M का मतलब केवल ये है कि वो बच्चे जो फिजिक्स में या तो फिजिक्स में पास हुए हैं या तो मैथ्स में पास हुए हैं या फिर दोनों में पास हो गए हैं, ठीक है, वो बच्चे हैं P यूनियन M, ठीक है। पर ऐसे भी तो बच्चे हो सकते हैं जो फेल हो गए हो, फिजिक्स और मैथ्स दोनों में फेल हो गए हो, ठीक है। वो वाली चीज वो 100 में है लेकिन P यूनियन M में नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 100 हैं वो मेरा यूनिवर्सल सेट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 100 हैं वो मेरा यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है भाई ये चीज? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये वाला फॉर्मूला किसी काम का लग रहा है क्या? ये वाले फॉर्मूले में P यूनियन है। देखो आपको निकालना क्या है, पहले आपको निकालना क्या है, आपको इस वाली वैल्यू के बारे में बात करनी है जो दोनों में पास हो जा रहे हैं। आपको उस चीज के बारे में बात करना है जो दोनों में पास हो जा रहे हैं। सबसे कम परसेंटेज क्या होगा जो दोनों में पास हो जा रहा है? वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन है, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू मान लेते हैं कि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसको मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ये दूसरा वेरिएबल है x। ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, पर ये वाली वैल्यू नहीं पता। तो आपको दो वेरिएबल्स नहीं पता है, दो वेरिएबल्स नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे भाई? फिर से P यूनियन M 100 नहीं है, ये तो क्लियर हो गया ना सभी को? सर ऐसे Yes, दो sir. Yes, इक्वेशन sir. मिले तो हो जाएगा क्या? दो इक्वेशन खोजना पड़ेगा, दूसरा इक्वेशन किधर से खोजे? ये भी चीज क्लियर है ना भाई? दो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल एक y है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि कौन से बच्चे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास हो जा रहे हैं। मतलब दोनों में का मतलब या तो फिजिक्स में या तो मैथ्स में पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो y है और दो वेरिएबल आ गए। अब क्या करें? सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो बेटा। क्या मतलब अब अगर हमने भी टोटल 100 स्टूडेंट्स है सर, आपका हाँ तो 58 और 60 टोटल है सर फिजिक्स। हाँ आपका आवाज बीच में कट जा रहा है बेटा। सर अभी आ रहा है सर? प्लीज क्या रिपीट करोगे? हाँ अभी रिपीट करो बेटा। सर अभी 58 लोग 58 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हुए और 60 फिजिक्स में पास हुए। हाँ हाँ हाँ। तो सर अभी 58 प्लस 60 अगर करेंगे तो 118 मिल जाएगा, लेकिन टोटल 100 तो 18 कॉमन है, तो कम से कम 18 स्टूडेंट्स दोनों में पास हुए हैं। वो लास्ट वाला तो जो तुमने कम से कम बोला वो कैसे बोल सकते हो बिल्कुल गारंटी से? वो जो लास्ट वाले पार्ट में कम से कम बोला वो एग्जैक्टली 18 क्यों नहीं है? और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये सही बोल रहे हो कि 60 प्लस 50 58 माइनस 100 ऐसा वैसा कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल सही बोल रहे हो।
पर वो जो कम से कम तुम बोल रहे हो, वो वाला शब्द कैसे यूज कर रहे हो? कम से कम कैसे गारंटी से बोल सकते हो कि कम से कम 18 ही होगा? ज्यादा से ज्यादा फिर क्या हो सकता है? एग्जैक्टली 18 क्यों नहीं है? कोई और जिसको ये चीज चमक रही है भाई? पहले मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर और एक बार बताओ सर। सर फर्स्ट पार्ट समझ में आया सर, वो 58 और वो 60 ने बच्चे पास हुए मैथ्स और फिजिक्स रिस्पेक्टिवली। सर वो इक्वेशन क्यों लिखा आपने? इक्वेशन तो इसलिए लिखा क्योंकि अरे भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो या तो फिजिक्स में पास हुए हैं या तो मैथ्स में पास हुए हैं किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फिजिक्स में पास हुए हैं प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स में पास हुए हैं माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं। तो एक इक्वेशन तो जो चीज खोजनी है उसके लिए कोई तो इक्वेशन चाहिए ना। ये x चाहिए, ये x चाहिए, तो x फाइंड करना है, इसके लिए एक इक्वेशन तो चाहिए ना। तो एक इक्वेशन तो मैंने फाइंड कर लिया, एक इक्वेशन तो मैंने फाइंड कर लिया। अब क्या करें? अब इसमें दो वेरिएबल आ जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है, और उससे सही आंसर भी आ जाएगा, हमें ऐसा लगता है कि p नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके यूनियन ये वाली चीज 100 हो जा रही है, ये वाली चीज 100 हो जा रही है। लेकिन जब हम ये मानते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे बच्चे या तो फिजिक्स या तो मैथ्स में पास हो जा रहा है। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में फेल हो जा रहा है। ठीक है, अब वहां पर थोड़ी सी सोचने में गड़बड़ हो रही है। तो या तो मुझे कोई दूसरा इक्वेशन चाहिए या फिर इसी को किसी दूसरे तरीके से लिखना है। चलो सेट्स का क्वेश्चन है भाई, एक बार ट्राई करो तो आप। यू हैव 12 8 हो रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं है वो आज डिस्कस करने वाला हूं, तो आपके पास अभी भी 4 मिनट का और टाइम है। ठीक है, एक बार सोचो, यहां पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट का एप्लीकेशन आने वाला है। ठीक है, मैं बोल रहा था तो सर वो यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी यूनियन एम को हम 100 माइनस पी यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। ओके ठीक है, इसको ले लेते हैं। पी यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट ही मालूम नहीं सर। हाँ तो फिर सर वही तो फिर एक वेरिएबल रह जाएगा ना। हाँ सर, पर आपने बहुत सही पकड़ा है, आपने बहुत सही पकड़ा है, आपने बहुत सही पकड़ा है। थोड़ा सा एक बार और सोचो भाई। यार फोन क्यों कर रहे हैं? तो कॉम्प्लीमेंट का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आने वाला है। समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 100 है, और फिर आपको उसको मिनिमाइज करना है। समथिंग प्लस समथिंग इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 100, उसको मिनिमाइज करना है। सोचो तो एक बार। यू स्टिल हैव 3 मिनट्स। सर 40 लोग फेल हो रहे दोनों सब्जेक्ट में, ये तो पक्का है। 40 लोग फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट, कैसे पक्का हो गया? तो क्योंकि सर कॉम्प्लीमेंट 50 हाँ सर, हो सकता है आप सही हो, हो सकता है आप सही हो। Sir, what happens if we take minus number of P union M to the LHS? If we transfer, what does the LHS become? फिर से बोलो, P यूनियन M को वो ग्रीन में हाईलाइट किया है ना सर? हाँ हाँ हाँ, वो इंटरसेक्शन है। उसको LHS में लेके गए तो what will that become like okay. as a whole? Okay, so let us take that number of elements in P union M, sorry P union B नहीं, बायो आ गया, P union B नहीं है, P union M plus number of elements in P intersection M will give me number of elements in P plus number of elements in M. ठीक है, number of elements in P तो आपको पता है कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 60 P फिजिक्स, हाँ 60, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M है 58। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन M, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन M
इसकी वैल्यू आ जा रही है 118। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों वेरिएबल्स हैं। इस वाले वेरिएबल को मैंने बोला था y, इस वाले वेरिएबल को मैंने बोला था x, तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। पकड़ लिया आयुष, लास्ट स्टेप बस बचा है। x की वैल्यू को मिनिमाइज करना है, यही तो ट्रिक है। तो देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन m विल बी 118 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p यूनियन m। ठीक है, तो सोचो कि इसको सबसे छोटा बनाना है, इस वाले x को सबसे छोटा बनाना है। तो कब सबसे छोटा हो सकता है? जब ये वाली चीज सबसे बड़ी हो जाए, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो जाए, तभी तो 118 माइनस दिस थिंग सबसे छोटी वैल्यू देगा। क्लियर है? चमक रहा है? ठीक है। अब बताओ कि क्या कोई बच्चा फेल होना चाहिए अगर मुझे दोनों के इंटरसेक्शन को मैक्सिमाइज करना है? तो P यूनियन M की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो बच्चा फिजिक्स में पास हो रहा है या तो बच्चा मैथ्स में पास हो रहा है। तो आप क्या लेने वाले थे यहां पर? आप लेने वाले थे यहां पर कि वो सारे के सारे बच्चे जो या फिर फिजिक्स में पास हो रहे या फिर मैथ्स में पास हो रहे या फिर फेल हो जा रहे दोनों में। ठीक है, ये वाला P यूनियन M की वैल्यू क्या कर रहे थे आप बोल रहे थे सर इसकी वैल्यू 100 हो सकती है, लेकिन जब 100 ले रहे थे तो क्या हो रहा था? तब मैं ऐसा बोल रहा था कि ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो फिजिक्स और मैथ्स में फेल हो रहा है। फिजिक्स में भी फेल हो जा रहा है, मैथ्स में भी फेल हो जा रहा है, ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं। क्लियर है? Yes, sir. तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? अरे P यूनियन M कभी 100 से बड़ा हो सकता है क्या? नो सर, कभी 100 से बड़ा हो सकता है? दो सेट्स इसको वेन डायग्राम से विजुअलाइज कर लो। यहां पर बैठा हुआ है कहीं P, यहां पर बैठा हुआ है कहीं M, तो P यूनियन M की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? जब ये यूनिवर्सल सेट बन जाए, जब ये इतने बड़े हो जाए कि यूनिवर्सल सेट बन जाए, वरना हमेशा उससे छोटी वैल्यू होगी। तो जब भी उससे छोटी वैल्यू होगी तो आउटपुट बड़ा आएगा। देखो तो यहां पर रखो 5, ठीक है, यहां पर रखो 5, तो 118 माइनस 5 बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। 118 माइनस 5 बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। क्लियर है? वैसे तो 5 नहीं रख सकते, 5 के लिए भी एक लिमिटेशन है, 5 नहीं रख सकते, लेकिन 18 से बड़ी कोई वैल्यू 20 रख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 98। ठीक है, तो P इंटरसेक्शन M 98 भी हो सकता है, P इंटरसेक्शन M 98 भी हो सकता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ये सोचो कि आपको LHS की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। अभी केवल ऐसा विजुअलाइज करो, LHS की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, इस वाली चीज की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। तो ये वाली चीज जो x है उसकी सबसे छोटी वैल्यू कब मिलेगी? जब ये सबसे बड़ा हो जाए, P यूनियन M सबसे बड़ा हो जाए, तभी तो 118 माइनस सबसे बड़ा नंबर LHS का सबसे छोटा नंबर दे देगा। और P यूनियन M की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब ये यूनिवर्सल सेट बन जाए, जब P और M की सारी वैल्यूज ले रहे हैं, तो जब ये पूरे यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, यानी जब ये चीज 100 के बराबर हो जाएगी, तब x की वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ भाई? यस सर। चमक गया सभी को? यस सर। कोई नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पूछो, मैं फिर से तो बताऊंगा। इसको हम वेन डायग्राम्स ड्रॉ करके कर सकते हैं क्या? नहीं, वेन डायग्राम ड्रॉ, लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू वेन डायग्राम ड्रॉ करके नहीं बनेगा। ठीक है, लीस्ट और मैक्सिमम। सर मुझे डाउट है सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे वो ऊपर का समझा नहीं सर, वो P इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू 118 माइनस P यूनियन M कैसे रहेगा सर? वो समझा नहीं सर। ये वाला क्या? नहीं सर, आपने जस्ट नीचे लिखा था सर। ये हाँ सर नीचे, हाँ वो, हाँ सर जस्ट, हाँ लास्ट सेकंड लास्ट लाइन। ये वाला स्टेप समझ में आया बेटा? हाँ सर वो समझ में आया सर। तो इससे यहाँ पर आ गए, इस वाली चीज को RHS में ट्रांसफर कर दिया, P यूनियन M को RHS में ट्रांसफर कर दिया, तो नेगेटिव साइन चला गया उसके साथ। हाँ सर, बट ऐसे विजुअलाइज करके वैसे नहीं हो रहा था, इसलिए पूछा सर। विजुअलाइज करके क्यों नहीं हो रहा है? विजुअलाइज करके अरे रीजन्स बना लो ना। ये वाला फॉर्मूला के लिए तो मैंने विजुअलाइज करवाया ना भाई, ये वाले फॉर्मूले के लिए तो मैंने सारी चीजें विजुअलाइज कराई। ये वाला फॉर्मूला तो दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला अभी बताया सेट्स में कि यूनियन इज इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यही वाले फॉर्मूले को तो विजुअलाइज कराया था ना वहां पर ABCD लेकर के। इसी वाले फॉर्मूले से हम आगे बढ़े हैं भाई। देखो तो
अब आप ऐसा बोलोगे कि सर विजुअलाइज करना है, ये वाली चीज की लीस्ट वैल्यू होगी, तो वो चीज मैं विजुअलाइज कैसे कराऊंगा? देखो आपको क्या करना है, एक केस हो सकता है P और M कुछ ऐसा है, P और M कुछ ऐसा है, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो P यूनियन M ये वाला रीजन हो जाएगा। फिर इसको कितना बड़ा करोगे, इसको इतना बड़ा कर दो कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाए, तो ये चीज विजुअलाइज नहीं कराई जा सकती है। सेट्स को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, और एक समय ऐसा आएगा जब P यूनियन M पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि वेन डायग्राम से पूरा पूरा नहीं बताया जा सकता है इसको, वेन डायग्राम से पूरा पूरा नहीं बताया जा सकता है इसको। ठीक है, तो इस तरह से बस सोचा जा सकता है कि जब वो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू देगा, सबसे बड़ी वैल्यू यूनिवर्सल सेट पे दे देगा, सबसे बड़ी वैल्यू देगा तो x की वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी, x की वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। चल क्लियर हुआ क्या बेटा अथर? विजुअलाइज करना वेन डायग्राम से अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग कोई दूसरे मेथड से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कोई दूसरा मेथड से। एक ही और मेथड, आई हैव ट्राइड अ डिफरेंट मेथड। हाँ, एक ही और मेथड है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स का सम लेना पड़ेगा। हाँ, क्या किया भाई? सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट P union M plus number of elements in P union M will be 100. Will be, बिल्कुल सही, बस यही तो मैं बोल रहा था। कॉम्प्लीमेंट लोगे तो देखो, तो वो बच्चे जो इसमें नहीं लाई कर रहे वो उसकी कॉम्प्लीमेंट में लाई करेंगे, तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट तो पहले 100 मत लिखो, पहले यूनिवर्सल सेट लिख दो। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट होगा ना भाई, दुनिया के किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे उसी सेट के साथ तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। सर अभी P यूनियन M को रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। P यूनियन M को रिप्लेस कर देंगे तो यहां से लिखोगे आप P यूनियन M इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? yes, sir. समझो तो भाई, ये वाला स्टेप क्लियर है क्या? केवल यही दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का। पहला वाला मेथड वेन डायग्राम से केवल यही मेथड है। और ठीक है, सो मैंने क्या लिखा, P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट प्लस P यूनियन M इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये कैसे ले लिया? आज ही तो बताया बेटा। कहां पर बताया भाई, कहां पर बताया? ये वाली चीज बताई भाई, कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सेम सेट के साथ यूनिवर्सल सेट आ जाता है। क्लियर है? ये चीज यूज की। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज से एल्जेब्रिकली कितने आसानी से विजुअलाइज हो जाता है। जब आप यूनिवर्सल सेट को ले लोगे 100, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, 100 माइनस P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट, P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट इज P यूनियन M। ठीक है, अब देखो ये P यूनियन M किधर बैठा हुआ है? ये है मेरा P यूनियन M, ये इधर बैठा हुआ है, ये है मेरा P यूनियन M। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं x की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, सॉरी x की वैल्यू को लीस्ट करना, मिनिमाइज करना है, छोटा से छोटा हो सके, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? उसके लिए P यूनियन M को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा होना पड़ेगा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा होना पड़ेगा। और जब P यूनियन M सबसे बड़ा होना चाहता है, जब P यूनियन M सबसे बड़ा होना चाहता है, तो ये वाली चीज को क्या होना पड़ेगा? 0 के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो 100 आ जाएगा। अदरवाइज 100 माइनस 1 99 आएगा। P यूनियन M की सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी? जब P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट हो जाए 0, जब P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट हो जाए 0। चमका क्या भाई एल्जेब्रिकली? यस सर। चमका क्या? देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी और मैंने ये चीज क्यों नहीं बताई। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा। मैंने ये चीज इसलिए नहीं बताई क्योंकि देखो, या तो इस वाले टर्म को आप सीधा उठा करके वो वाले फंक्शन में रख दोगे, तब आपको वहां पर मिनिमाइज करना पड़ेगा, या फिर आपको उल्टा सोचना पड़ेगा भाई मुझे P यूनियन M की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जिससे कि x की वैल्यू मिनिमम हो जाए, और P यूनियन M के लिए दूसरे इक्वेशन में आना पड़ेगा। P यूनियन M की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब P यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट सबसे छोटा हो जाए। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, केवल 0 हो सकते हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इसलिए इसको 0 रखना पड़ेगा। तब P यूनियन M हो जाएगा 100, तब x की लीस्ट वैल्यू आ जाएगी 80, लीस्ट वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे जहां पर ये एट लीस्ट लिखा हुआ है, एट लीस्ट लिखा हुआ है, मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी याद नहीं है, एट लीस्ट लिखा हुआ है, या एग्जाम स्कूल एग्जाम्स में भी आएगा, और डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लोग लगा करके आंसर निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा करके लोग आंसर निकाल लेंगे। वो सॉल्यूशन बिल्कुल गलत है, वो सॉल्यूशन बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखना। फिर से मेरी बात सुनो,
आप क्या करते, P यूनियन M को 100 ले लेते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ले लेते 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M ले लेते 58, तब भी डायरेक्ट आंसर 18 आता। वो आंसर गलत है, सॉरी वो आंसर सही है, वो सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, मुझे P यूनियन M की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी जब P इंटरसेक्शन M मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन याद रहेगा भाई, अभी तो नहीं बोलोगे ना? चल ठीक है। किसी को कोई डाउट? आज जितनी भी चीजें पढ़ी वहां तक मैं इसके बाद में वो पेपर डिस्कस करूंगा। कोई डाउट? चल बेटा पेपर डिस्कस करने के लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं, तो एक बार आप फिर से रिज्वाइन कर लो। अगर आपको कुछ पेपर में डाउट है तो आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाना है। ओके ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, आप फिर से रिज्वाइन कर लेना, पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है।